स्वागत है आपका ITNOW स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी विश्व मोहन। शुक्रवार को हमने देखा कि RBI की दरें घटी तो बाजार में थोड़ी रौनक रही, लेकिन आज फिर से जो संकेत हैं वो थोड़ी सी सुस्ती के हैं, क्योंकि एशियाई बाजारों में आज हम देख रहे हैं नरमी और अमेरिकी फ्यूचर से भी थोड़े से नरम संकेत ही हैं। एक और ट्रिगर होगा इस हफ्ते और वो होगा US फेड का फैसला। 10 दिसंबर को पॉलिसी आएगी, हमारा इंपैक्ट दिखेगा 11 दिसंबर को। उस पॉलिसी का अगर कुछ होता है तो उम्मीदें तो ये है कि दरें घटेंगी अमेरिका में, और जो महंगाई दर के आंकड़े आए हैं पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, वो भी थोड़े से सॉफ्ट आए हैं, तो उम्मीदें बिल्डअप हो गई हैं कि दरें घटने वाली हैं। लेकिन हमारे बाजारों को लेकर बात करें तो प्राइमरी मार्केट का एक्शन इस हफ्ते फिर से भरपूर है। कई सारे IPOs खुलने जा रहे हैं, तो क्या लिक्विडिटी को लेकर थोड़ी सी क्राइसिस होगी, इस बात पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र के लिए भरपूर है और सिलसिलेवार ढंग से शो में आपको हम लेकर आगे चलेंगे। खबरों वाले शेयर, ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स, इंडेक्स पर रणनीति, तमाम चीजें होंगी। लेकिन सबसे पहले 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। तो डाउ में हमने देखा कि 104 अंकों की बढ़त पर बंद हुआ है शुक्रवार को, और नैस्डैक में भी तेजी रही। चौथे सत्र में नैस्डैक और S&P 500 दोनों के दोनों चढ़े हैं। हालांकि फ्यूचर से थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि ब्लैक लशर शुरुआत के आज संकेत अमेरिकी बाजारों के लिए मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 26,325 के करीब आपको दिखाई देगा, हल्की सी नरमी है। और इस नरमी की वजह यह भी हो सकती है कि FIs की जो बिकवाली है वो नहीं थम रही है। लगातार कैश में 7वें दिन हमने बिकवाली देखी है, तो इस पर आप नजर रखिए चलिएगा। NSE पर एक अहम आज से बदलाव होने जा रहा है। FNO में भी प्री ओपन सेशन हम देखेंगे, और महीने भर पहले NSE ने इसकी जानकारी दे दी थी। आगे इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन इंडिगो के CEO को कारण बताओ नोटिस पर जवाब देने के लिए थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला है। 6 बजे तक आज शाम वो अपना जवाब DGCO को, जो कि एविएशन रेगुलेटर है, उनको सौंपेंगे और बताएंगे कि आखिर चूक कहां पर। हालांकि उड़ानों का संकट जो जारी है, रविवार को भी करीब 650 उड़ानें कैंसिल हुई हैं, और जो देश के जो मेट्रो एयरपोर्ट्स हैं, जो बड़े शहर हैं, वहां पर स्थिति ज्यादा गंभीर है, और जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो लगभग 20% के आसपास की है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। आज फिर से हो सकता है कि हम शेयर पर दबाव देखेंगे। लेकिन आज से 2 IPO, वेकफिट इनोवेशंस और कोरोना रेमेडीज, ये खुलने जा रहे हैं। आगे इन पर भी आपको हम गाइड करेंगे, बताएंगे कि क्या साइज है, कितने रकम ये जुटा रहे हैं और आपको पैसे लगाने या नहीं लगाने हैं। विस्तार से होगी इस पर बातचीत। और चलिए, तो ये 4 बड़े ट्रिगर थे जिन पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन ग्लोबल क्यूज किस तरह के दिख रहे हैं, घरेलू बाजार पर क्या उसका असर हो सकता है, ये भी अभिषेक से समझ लेते हैं। अभिषेक बताइए, विदेशी बाजारों से क्या संकेत है, वहां से क्या हाल है, वहां का क्या हाल है? विश्वमोहन, आज के लिए मैं यही कहूंगा कि संकेत थोड़े से ना न्यूट्रल साइड के ही नजर आ रहे हैं। कोई ज्यादा वहां पर रीड करने को नहीं है। जो चीजें हुई हैं वो थोड़े एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। डाउ जोन्स में हमने देखा कि 104 अंकों की मजबूती रही। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से करीब हमने 150 पौने 200 पॉइंट के आसपास की नरमी भी देखी। नैस्डैक भी दिन की ऊंचाई से करीब 100 अंक नीचे बंद हुआ, 70 अंकों के आसपास की तेजी रही। लेकिन ये रहा कि नैस्डैक और S&P 500, ये दोनों के दोनों इंडेक्स लगातार 4 सत्र की तेजी दिखा चुकी हैं। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जो दरें घटने की उम्मीद है 10 दिसंबर वाली पॉलिसी में, वो थोड़ी सी और बढ़ गई है। क्योंकि जो कोर CPI की जो नंबर आए हैं, कोर PCE के, माफ कीजिएगा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, वो थोड़े से सॉफ्टर साइड पर आए हैं। अगस्त में जो PCE था 2.9% पे था, वो सितंबर में घट के आया है 2.8%। याद रखिए, ये जो डेटा आ रहे हैं ना, ये डिलेड है। ये सितंबर के डेटा आए हैं, क्योंकि अमेरिका शटडाउन के चलते चीजें थोड़ी सी ना थम सी गई थी, और धीरे धीरे करके अभी ये डेटा वहां पर निकल के आ रहे हैं। और ये सॉफ्टनेस अहम इसलिए भी है विश्वमोहन, क्योंकि हमने देखा था कि वहां पर काफी टैरिफ वाला एक संकट रहा। स्पेंडिंग के जो आंकड़े आए थे वो मजबूत आए थे, और बावजूद उसके ये सॉफ्ट नंबर आना ये दिखाता है कि ठीक है, हमारे US फेड के पास गुंजाइश होगी दरें घटाने की, और CME फेड वॉच टूल के हिसाब से जो दरें घटने की जो संभावना है वो है 88% पर।
कल से एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक शुरू हो जाएगी, परसों पॉलिसी आएगी और हमारे लिए जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा 11 दिसंबर को। एशियाई बाजारों की बात करें तो एशिया में थोड़े से ना संकेत नरमी के लग रहे हैं, क्योंकि जापान के में जीडीपी के नंबर आए थे, थोड़े से सॉफ्ट आए थे और हमने देखा कि निकेई में लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी है, फिलहाल 120 अंक का नीचे आपको दिखाई देगा। कोरिया की बात करें तो शुरुआत थोड़ी सी उतार चढ़ाव के साथ आज हुई है, सपाट कारोबार हो रहा है वहां पर पॉजिटिव बायस के साथ। फ्लैट हमने ओपनिंग देखी हांगकांग के बाजार हैंगसेंग में और फिलहाल करीब करीब 135 अंक नीचे कारोबार हो रहा है। चाइना के बाजार में आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और शुक्रवार के सत्र में भी हमने वहां पर तेजी देखी थी। चीन से कुछ अहम आर्थिक आंकड़े भी आज के सत्र में आने वाले हैं। लेकिन अगर हम कमोडिटीज की बात करें, गोल्ड सिल्वर, अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड के भाव में थोड़ी सी स्थिरता है। 4 दिन की हमने लगातार तेजी देखी, 4 दिन में लगभग $1 के आसपास के भाव बढ़े कच्चे तेल में, लेकिन जो प्राइसेस हैं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक रेंज में ही है। $63.8 प्रति बैरल के आसपास के प्राइसेस हैं और उसकी वजह ये कि देखिए अमेरिका जो कोशिश कर रहा था रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो कहीं ना कहीं स्टॉल हो गई है, अब वो आगे नहीं बढ़ रही है, तो तनाव टेंशन कायम है और क्रूड भी हमने देखा कि एक रेंज में उठापटक कर रहा है। लेकिन फेड के फैसले से पहले सोना जो है हम देख रहे हैं कि वो भी रेंज में है, $4,240 प्रति औंस के आसपास की सोने के भाव में। लेकिन चांदी ने बनाया है रिकॉर्ड, हमने देखा था कि लगभग $60 के आसपास तक चांदी पहुंच गई थी, लेकिन वहां से थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, अभी भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास चांदी टिकने में कामयाब है, थोड़ी सी ही नीचे आई है। लेकिन जो नोटिस करने वाली चीज है कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी सी बढ़ रही है। फंड फ्लोज के लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको सेफर एसेट्स में ज्यादा आपको यील्ड अगर मिल रही है तो फिर निवेशों का रुझान थोड़ा सा बढ़ता है। और जो बॉन्ड यील्ड है 4.13% पर अमेरिका की है। डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे है, उसको लेकर कोई ज्यादा चिंता उस तरह से नहीं है। हमारे यहाँ तो खैर रुपए की वीकनेस एक अलग फैक्टर है, लेकिन जो अदर 6 करेंसीज जिनके अगेंस्ट हम डॉलर को देखते हैं, डॉलर थोड़ा सा नरम दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाजुला के विश्वमोहन आज के लिए जो संकेत हैं थोड़ी सी नरमी के ही हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी जो अभी थोड़ी देर पहले 20-25 अंक नीचे दिखाई दे रहा था, फिलहाल 2-3 अंकों की हल्की सी गिरावट पर आज शुरुआत के संकेत दे रहा है। तो एफआईज लगातार बेच रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी मार्केट है उसका एक्शन भी दिसंबर के महीने में गर्म है, क्योंकि अगर हम टोटल देखेंगे तो 40,000 करोड़ रुपए के आईपीओज हैं इस महीने और कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी पर असर जरूर डालते हैं और बाजार की चाल को भी प्रभावित करते हैं। आईपीओ तो प्राइमरी मार्केट में तो काफ़ी एक्शन रहने वाला है और वहाँ भी लिक्विडिटी काफ़ी कुछ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन आज की अगर ग्लोबल की उसकी बात करें तो मिले जुले संकेत दिख रहे हैं, अभी तो सपाट ओपनिंग के ही संकेत दिख रहे हैं। चलिए अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर को भी जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि उनकी रीडिंग क्या है ग्लोबल मार्केट को लेकर, उसी से शुरुआत करते हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को आप कैसे रीड कर रहे हैं और उसका घरेलू बाजार पर क्या कुछ असर हो सकता है सर? देखिए, शुक्रवार को अमेरिकी बाजार जो पॉजिटिव में बंद हुए, उसमें काफ़ी इकोनॉमिक डेटा भी आया उस वीक में। पहली बार है जो अमेरिकी बाजार जो है पॉजिटिव में बंद हुए और काफ़ी हफ्तों के बाद बंद हुए वो। बट अगर आप देखें तो इकोनॉमिक डेटा में इन्फ्लेशन नंबर्स जो आए थे और इन्फ्लेशन डेटा जो थे वो स्ट्रीट के मुताबिक थे, तो वो एक पॉजिटिव रहा। और दूसरा जो है इस हफ्ते जो फेड का पॉलिसी मीट है 10 तारीख को जो आएगा, वो उसमें भी उम्मीद ये है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। 2-3 फैक्टर्स हैं जो देखने लायक होगा। एक तो ये है कि इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं अभी भी ऊपर हैं और दूसरा जो चीज़ है वो लेबर का है, लेके लेबर डेटा अभी भी वीक है। और तीसरी जो चीज़ है कि ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने अभी कहा कि 2025 का पूरा साल जो है उसमें अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ जो होगी वो लगभग 3% की होगी, जो कि शटडाउन जो हुआ 45 दिन के आसपास का, वो उसके बावजूद 3% अमेरिकी बाजार बढ़ेगा, तो वो एक अच्छा अनुमान है ग्रोथ की तरफ से। सो वो एक चीज़ है। और दूसरा जो है फेड का जो रेट कट है जो दिसंबर 10 तारीख को आएगा, जो कि हमारे लिए इसका इम्पैक्ट जो है 11 तारीख को मिलेगा अगले दिन मॉर्निंग में, वो भी एक फैक्टर रहेगा। बट
एशिया बाज़ार मिक्स्ड हैं। जापान थोड़ा सा नीचे है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर करेंसी डिप्रिसिएशन हो रहा है। 155 पहुँच गया है येन। उम्मीद एक्सपर्ट उम्मीद लगाए हैं कि ये 155 का ये 158 या 160 तक भी जा सकता है। और इसकी वजह से जो अटकलें लगी हैं कि जो बीओजे का जो मीटिंग होगा, बैंक ऑफ जापान का जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगा उनका, उसमें हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए 25 बेसिस पॉइंट से। बीओजे गवर्नर ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है इसके बारे में। और रुपी का जो येन का जो डेप्रिसिएशन है वो उसके उसके तहत वो चल रहा है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि रेट हाइक जो है बहुत दिनों से टाल दिया गया है, उसकी वजह से येन पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है और येन वीक हो रहा है वहाँ पर। तो वो भी एक चीज़ है जो देखने लायक होगी। भारतीय बाज़ार के लिए फ्राइडे को हमने शॉर्ट कवरिंग देखी, जिसके तहत निफ्टी जो है 26,190 के आसपास जाके बंद हुआ और निफ्टी बैंक जो है 59,777 में जाके बंद हुआ। बट हमने ओवरऑल देखा कि शॉर्ट कवरिंग थी, कुछ लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए कुछ फ्रंट लाइन स्टॉक्स में, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, वो सारे स्टॉक्स में ऐड हुए। तो हमारा बाजार थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। अभी भी हमने देखा कि पुट राइटिंग हो रही है 26,000 के लेवल पे, और बट रेजिस्टेंस अभी भी 26,200 के आसपास है। तो ये रेंज बाउंड मूवमेंट देखने की उम्मीद है आज के बाज़ार में। सजी सर, गुड मॉर्निंग। एफआईज की चाल में कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है। हमने देखा कि लगातार 7वें 17वें कैश में उन्होंने सेलिंग की है। हालांकि रुपए वाला भी एक फैक्टर है, लेकिन इसमें कोई राहत नहीं है। डीआई तो लगातार बाइंग कर रहे हैं। 31वें दिन लगातार उनकी कैश में नेट प्लस के फिगर्स आए हैं। ऐसे में इन आंकड़ों को आप कैसे देख रहे हैं और आज ओवरऑल सेटअप कैसा है बाजार के लिए? देखिए, बाज़ार का अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हमने कल बाज़ार में जो देखी थी वो एविएशन स्टॉक में देखी थी, इंडिगो में, जहाँ पर हमने देखा कि लगभग 1800 करोड़ का डिलीवरी हुई एनएसई में। स्टॉक भी नीचे था। फिर केन्स एक्स था जो कि लगभग 1200 करोड़ का डिलीवरी था, उसमें स्टॉक 12.5% नीचे था। बाज़ार जो है अभी इस मोड पे है कि आपके पास अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो आपको बुरी तरह पनिश करता है। ये वो जो रिजिलियंस जो होती है बाज़ार की होल्डिंग पावर, या वो है बाज़ार उसको नहीं देख रहा है। आपके पास आपके यहाँ से नेगेटिव न्यूज़ आया तो ये एक इम्पैक्ट आ जाएगा, आपके स्टॉक में सेलिंग आएगी और लोग निकलेंगे वहाँ से, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो थोड़े बहुत भी प्रॉफिट है वो सब बुक करने शुरू कर देते हैं, वो होल्ड नहीं करते, वो इस न्यूज़ पे ही सेल कर देते हैं। तो हमने ये देखा कि इंडिगो और केन्स में काफ़ी सेलिंग देखने को मिली। हमने आईटी स्टॉक्स अच्छे हुए परफॉर्म किए थे, तो टीसीएस, इन्फोसिस और ये सारे जो स्टॉक्स हैं उसमें भी हमने एक बाइंग देखी वहाँ पर। तो डोमेस्टिक मार्केट में अगर म्यूचुअल फंड्स को देखें हम, तो म्यूचुअल फंड थोड़े से अंडरवेट थे आईटी स्टॉक्स, तो वहाँ पर हमने बाइंग देखी है थोड़ी बहुत। और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फ्राइडे के डीआई बाइंग में। और एफआई जो सेलिंग हुई है वो बेसिकली केन्स हैं, इंडिगो है, फिर आपका थोड़ा बहुत बाकी स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स हैं कुछ, जहाँ पर बिकवाली हुई है। पर एफआई सेलिंग उतनी खास नहीं थी, वॉल्यूम भी उतना बड़ा नहीं था। टोटल में 438.9 करोड़ का नेट सेलिंग हुआ है एफआई का। तो एफआई भी कॉशियस मोड में ही हैं। उम्मीद ये है कि रिवर्सल जब होगा इमर्जिंग मार्केट से फ्लो, तो भारत में एफआई फ्लोज आएंगे। तो बट आज की डेट में अगर हम देखें तो सेलिंग जो है, और ये बेसिकली जहाँ जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगी। अगले कुछ दिनों में हम ये भी देखेंगे कि पिछले एक साल में अगर किसी ने प्रॉफिट कमाया है और रिटर्न्स पॉजिटिव रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी मिलेगी, क्योंकि ईयर एंड आ रहा है। तो फंड मैनेजर्स जो हैं अपने रिटर्न्स पुशअप करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। ओके,
चलिए, तो एक ट्रेंड हो गया। लेकिन सर एक चीज़ और, आज से जो नया अपडेट हो रहे हैं कि आज से एफएनओ का भी प्री ओपन सेशन शुरू हो रहा है, इससे क्या असर होगा? और साथ ही ये भी बता दीजिए कि एफएनओ के संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए? तो एफएनओ का पहले एफएनओ जो था 9:15 से शुरू होता था, अब 9 बजे से शुरू होगा प्री ओपन। ये प्री ओपन जो है कॉन्साइड करेगा कैश मार्केट के प्री ओपन में। कैश मार्केट में जो प्री ओपन है वहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो एफएनओ के जो ट्रेडिंग है वो थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस होंगे। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप देखेंगे कि स्टॉक्स में फ्यूचर्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, बट कैश मार्केट में आपको डिलीवरी बेस्ड ही करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इसका डायनामिक्स देखना पड़ेगा कि कैसे ये इम्पैक्ट करेगा। बट जो पहले होता था कि स्टॉक्स नीचे या ऊपर बंद होते थे प्री ओपन में, वो अभी थोड़ा सा नुआंस हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें मेच्योरिटी आएगी, प्राइस डिस्कवरी बेटर होगी इसकी, क्योंकि आप अगर जिसको शॉर्ट करना है वो फ्यूचर में कर सकता है, जिसको ख़रीदना और बेचना है वो कैश मार्केट में ख़रीद सकता है डिलीवरी के साथ प्री ओपन में। तो वो एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म जो हम देखते थे कि 15 मिनट में ऊपर नीचे बहुत जाता था, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है इसके चलते। अगर आप एफएनओ के क्यूज़ देखेंगे तो हमने फ्राइडे को देखा कि ओपन इंटरेस्ट इसका शॉर्ट कवरिंग हुई थी, तो जिसकी वजह से निफ्टी में जो लगभग 270 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट गिरा था। निफ्टी बैंक में हमने देखा कि लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, तो लगभग 740 करोड़ का लॉन्ग पोजीशन ऐड हुआ निफ्टी बैंक में। और एचडीएफसी, रिलायंस और आईसीआईसीआई इन सब में लॉन्ग्स ऐड हुए क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर बढ़ा। हमने ऑप्शंस में देखा कि पुट राइटिंग देखी गई 26,000 में, 26,100 और 26,200 में। और कॉल जो अनवाइंड हो रहा था वो 26,000, 26,100 से 100 पे हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि एक बेस बन रहा है 26,000 पे। अगर हम देखें तो निफ्टी का सपोर्ट 26,000 पे आ रहा है और निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी 26,500 पे, तो एक 500 पॉइंट का रेंज है। निफ्टी बैंक के लिए हम देखें तो जो ओपन पोजीशंस बनी हैं वो 59,000 और 60,000 के बीच में है, और निफ्टी आज के डेट में लगभग 59,777 पे है। तो वो यहाँ से बढ़त जो है वो तभी होगी जब ऑप्शन राइटर्स अपना अनवाइंड करेंगे 60,000 पे और इसके आगे जाएंगे। तो वो एक मूवमेंट है जो देखना पड़ेगा कि कितना स्टीम है इस मार्केट में, कि बैंक स्टॉक और कितने ऊपर जा पाएंगे उसके लिए। ओवरऑल एफआई पोजीशंस जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो बढ़े हैं, 12.5 से बढ़ के 13.575% हुए हैं फ्राइडे को। तो वो भी एक दर्शाता है कि आपके लॉन्ग पोजीशंस जो से बढ़ रहे हैं, और पुट कॉल रेशियो भी जो है 1 के ऊपर है, तो वहाँ पर दर्शाता है कि पुट्स काफ़ी ऐड हुए हैं। तो वो बेसिकली एक तरह से बेस बन रहा है मार्केट का 26,000 के आसपास, और यहाँ से जो ऊपर है यहाँ पर काफ़ी हमारे मार्केट में काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि हमारा एमपीसी आ गया 25 बेसिस पॉइंट कट हुआ। आपको थोड़ी बहुत बैंकिंग शेयर्स में थोड़ी सी प्रेशर मिलने की उम्मीद है। सारे स्ट्रीट जो हैं ये बोल रही है कि क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट कटा है और आगे जाके और कट सकता है, और इसलिए कट सकता है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि H1 में ग्रोथ जो है 7% से नीचे होगा, तो उसके लिए तो एक और रूम बनता है रेट कट का। तो उसकी वजह से एक तरह से एक अटकलें लगाई जा रही है कि बैंक्स के जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े बहुत अंडर प्रेशर होंगे आगे जाके। तो बैंक स्टॉक्स में एक नज़र रखिएगा कि उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो कैसे मूव करते हैं यहाँ से। ठीक है। एक और चीज़ सजी सर, बायोकॉन का शेयर भी आज फोकस में रहने वाला है, और ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपनी जो बायोलॉजिक्स यूनिट है बायोकॉन बायोलॉजिक्स का। 100% सब्सिडरी हो जाएगी, बाकी जो रिमेनिंग स्टेक होगा कुछ और कंपनीज है, सीरम इंस्टीट्यूट समेत उनसे बाय कर रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस इंटीग्रेशन को, और क्या इम्पैक्ट आएगा इसका शेयर के भाव पर? देखिए, बायोकॉन बायोलॉजिक्स सब्सिडी थी। इन्होंने आगे जाके काफ़ी विटारिस के मेडिसिन और ड्रग्स भी खरीदे थे, और
इसके तहत इन्होंने काफ़ी फंड रेजिंग की थी बाइकॉन बायोलॉजिक्स में, जिसमें इन्होंने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जैसे टाटा हो गए या फिर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर जैसे सेरम है, उनको स्टेक दिया था। तो और माइलन का स्टेक भी था, क्योंकि माइलन से उन्होंने पोर्टफोलियो लिया था, तो उनको स्टेक दिया था बाइकॉन बायोलॉजिक्स में। उम्मीद ये थी कि बाइकॉन बायोलॉजिक्स लिस्ट होगा, तो इन सारे एंटिटीज़ को एग्जिट मिलेगा। पर क्योंकि लिस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए बायोकॉन ने ये डिसाइड किया कि वो पूरा जो स्टेक है इन्वेस्टर्स का वो खरीद लेगा। ये 10,550 करोड़ का डील है, जिसमें 6,950 करोड़ का जो अमाउंट है वो प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू इन सारे इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा, जिसमें माइलन भी है, आपका सेरम है, टाटा है और एक्टिव पाइन भी है। ये 4 एंटिटीज़ को देगा जो बायोकॉन में अपना स्टेक, जिसमें इन सारे एंटिटीज़ को लगभग 11.6% स्टेक मिलेगा बायोकॉन के अंदर। ये डील ऑल्सो बायोकॉन बायोलॉजिक्स को लगभग 40,000 करोड़ का वैल्यूएशन कुछ देती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बायोकॉन का जो प्रेफरेंस शेयर्स का जो प्राइस है वो लगभग 3% प्रीमियम पे है फ्राइडे के क्लोज से। तो उतने स्टीप प्रीमियम पे भी नहीं दिया गया है, वो थोड़ा बहुत वो सेबी के फॉर्मूला के अनुसार ही दिया गया है। तो ये एक चीज़ है देखने लायक। और बायोकॉन 4,500 करोड़ और फंड रेज कर रहा है, क्योंकि उसको ये डील के तहत तो उसको लगभग 3600 करोड़ रुपए देने हैं माइलन को उस स्टेक खरीद कैश में। तो ये कैश के लिए वो 4,500 कर रहा है, और उसने जो बाकी जो कंपनी काफ़ी जो डेट है बायोकॉन बायोलॉजिक्स में, उसको भी रीपे करेगा। तो उसके लिए लगभग 4,500 करोड़ का ये QIP है, जो जनवरी के महीने में आएगा, और दिसंबर 31 को शेयर होल्डर मीट है जहाँ पर वो अप्रूवल होगा। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन है बायोकॉन का, और एग्जिट है शेयर होल्डर्स को। बायोकॉन ने ऑलरेडी बता के रखा है शेयर होल्डर्स को कि ऐसे होने वाला है। अभी दिसंबर की जो बोर्ड मीट हुई, तो उसमें उन्होंने एक फॉर्म कर दिया और रेशियोज भी बना दिए इनके कि किसको कितने शेयर्स किस हिसाब से मिलेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट है जो देखने लायक रहेगा। कंसोलिडेशन होगा, नेटवर्क जो है बायोकॉन बायोलॉजिक्स का बड़ा है, तो वो कैश जो पड़ा है उसके बुक्स में वो भी आएगा इसके बायोकॉन के पास। और ओवरऑल एक तरह से कंसोलिडेशन है जो बायोकॉन के लिए भी ठीक है। स्ट्रीट इसको एक तरह से ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट दिखना नहीं चाहिए इसमें। ओके, तो ये बायोकॉन आज पूरे ही दिन फोकस में ज़रूर रहेगा। लेकिन चलिए सर, एक चीज़ और, क्योंकि आज जो 2 नए IPO खुल रहे हैं, फिट इनोवेशंस का और कोरोना रेमेडीज़ का, इन दोनों को लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी निवेशकों को रखनी चाहिए? देखिए, वेकफिट जो है मैट्रेस और होम फर्निशिंग कंपनी है। मोस्टली सदर्न मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगी, ये नॉर्दर्न मार्केट में मिलेगी, क्योंकि इनके सबसे पहला ऑपरेशन वहाँ से शुरू हुआ था। अगर आप देखें तो 185 to 195 का प्राइस बैंड है इसमें, और करंटली इनके 125 स्टोर हैं, जिसमें से ये पैसा जो उठा रहे हैं लगभग 377 करोड़ जो है वो 117 स्टोर्स और खोलने के लिए उठा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी उनकी थोड़ी सी अभी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि कुछ प्रॉफिटेबल रहे, बट FY25 में नहीं थे, वो एक चीज़ है। और दूसरा जो है कि ये 1290 करोड़ का इशू है, जिसमें 912 करोड़ का जो OFS है उसमें OFS है, बाकी जो है फ्रेश इशू है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने लायक, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न रहेंगी इनकी। 2 अभी वो प्रॉफिटेबल हुए हैं आगे जाके। पहले फर्स्ट हाफ के नंबर्स के हिसाब से तो एबिटा पॉजिटिव हैं उनके नंबर्स, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी पाथ कैसा रहेगा इनका, वो एक चीज़ है जो देखने लायक रहेगा। दूसरा जो है कोरोना रेमेडीज़ हैं, देसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट उनका सबसे ज़्यादा है। 96% रेवेन्यू जो है इंडिया से आता है इनका। ये बेसिकली वुमेन हेल्थ केयर, कार्डियो, डायबिटो ड्रग्स, मतलब कार्डियोलॉजी और डायबिटीज़ के बीच के जो ड्रग्स होते हैं उसके लिए, और पेन मैनेजमेंट में करते हैं। इनकी 2 फैसिलिटीज़ हैं।
1008 से 1065 का प्राइस बैंड है। पूरा OFS है 655 करोड़ का, और इसका जो रेवेन्यू था लगभग 1200 करोड़ का था FY25 में, और पी जो है लगभग 43 टाइम्स है। तो स्लाइटली एक्सपेंसिव की तरफ लग रहा है मुझे ये कोरोना रेमेडीज़, अगर आप देखें। बट प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ये दोनों में आप देख सकते हैं कि कैसे हैं। एक में फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है, पर प्रॉफिटेबल है नहीं है, मतलब इमर्जिंग है वहाँ से। तो प्रॉफिट मार्जिन अभी स्टेबलाइज नहीं हुए हैं एक वीक में, और दूसरे में प्रॉफिटेबल है, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है डोमेस्टिक एक्सपोजर की वजह से। ठीक है सजीत सर, बहुत शुक्रिया इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए और जो तमाम दर्शक हैं उनको गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए, आपको कमाई के बढ़िया मौके बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वैशाली पारेख हैं, और इसके अलावा प्रदीप हल्दर भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। वैशाली जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एक बार जरा इंडेक्स पर अपना व्यू दीजिए, कैसे देख रही हैं आप बाजार को, और आज के सत्र में क्या करना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो मार्केट में हमने देखा फ्राइडे को दोबारा एक स्ट्रेंथ दिख सकती है मार्केट में। सो 26,000 का सपोर्ट बना हुआ है नियर टर्म के लिए, और जैसे हम बोल रहे हैं ब्रॉड बेस सपोर्ट इज 25,850। तो आज के लिए मैं कहूंगी 26,000 का सपोर्ट रहेगा, और टारगेट रेजिस्टेंस रहेगा 26,300 350। और वीक की अगर हम रेंज लेंगे तो 26,000 का सपोर्ट एंड 26,600 का टारगेट रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी जैसे कि हम बोले कि यस काफी चल चुका है, सो आई एम नॉट सीइंग मच ऑफ अ मूवमेंट इन बैंक निफ्टी, बट आईटी सेक्टर में एक स्ट्रेंथ दिख रही है। सो आई वुड से दैट यस बैंक निफ्टी का व्यू जरूर पॉजिटिव है, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहना चाहिए। बट आईटी सेक्टर में भी कई स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। बैंकिंग में आप कह रही हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया यहाँ पे ज़्यादा रखना चाहिए, काफ़ी चल भी चुका है था, हालांकि निगेटिव व्यू भी नहीं है। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सर। सर शुरुआत आपके टॉपिक के साथ करेंगे। क्या लग रहा है बाजार में आज क्या चलने वाला है, आपकी टॉपिक क्या है? हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना पसंद करूंगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड द ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी एंड मेंबरशिप फ्रॉम NISM। डू नॉट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स। कुछ कॉल्स हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कि उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, आज का जो मेरा पीक रहेगा, आज का नहीं है, बेसिकली एक शॉर्ट टर्म पीक है, 15 से 20 दिन का एक स्विंग कॉल रहेगा। एक कंपनी है श्रीराम फाइनेंस। तो श्रीराम फाइनेंस का चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, कंटिन्यूअसली हायर हाई टॉप जो है वो बना रहा है। एंड चार्ट में वीकली चार्ट, मंथली चार्ट एंड डेली चार्ट तीनों टाइम फ्रेम में ही बहुत ही अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में है। करेंट से बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, एक बार थोड़ा नीचे आने के लिए मैं वेट करना पसंद करूंगा। 830 से 840 इस रेंज पे आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अभी 854 के आसपास का कल का क्लोजिंग आया है। फर्स्ट टारगेट रहेगा इसमें 895 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 940 के अराउंड। आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा 805 के आसपास। सेकंड जो पीक रहेगा आयशर मोटर्स का। मुझे लगता है कि आयशर मोटर पे भी कंटिन्यूअसली एक बार हायर हाई मेंटेन कर रहा था चार्ट में, उसके बाद थोड़ा बहुत हमने देखा डीप भी आया, उसके बाद अगेन पुल बैक देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं इस पुल बैक में हमें लगता है कि और भी प्राइस यहाँ से ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 7,450 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 7,800। इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा 6,957। दोनों कॉल ही ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज के लिए रहेगा जी। ठीक है प्रदीप की ये कॉल्स आपकी स्क्रीन पर। आयशर के लिए 7,450 और 7,800 की टारगेट, 7,284 इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि उसके पार भी जाएगा और उसके पार जाकर भी स्ट्रेंथ दिखाएगा। थोड़ा सा इसको आप थोड़ा समय दे सकते हैं। और श्रीराम फाइनेंस, हमने देखा था कि RBI ने जब दरों में कटौती की शुक्रवार को, तो जो ऑटो स्टॉक्स थे और जो NBFC स्टॉक्स थे उसमें हमने बाइंग देखी थी, और श्रीराम फाइनेंस की बड़ी स्ट्रांग क्लोजिंग हमने देखी। 3% ऊपर जाके ये शेयर बंद हुआ था। 895 और 940 की दो टारगेट है प्रदीप जी की तरफ से, और 805 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है इस शेयर में। तो दो तेजी के सौदे के साथ प्रदीप ने शुरुआत की है।
वैशाली जी, आपकी नजर कहां पर रहेगी और आप क्या खरीदने की सलाह देंगी मैम? तो जैसे कि ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स दोबारा एक मोमेंटम में आ चुके हैं, तो एक एबी कैपिटल में हम ध्यान देंगे। एबी कैपिटल में आप देखेंगे तो एक ओवरऑल ट्रेंड तो जरूर बुलिश है, और फ्राइडे के मूव से हमने देखा कि एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम भी शुरू हुआ है। सो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। ये स्टॉक जा सकता है 380 तक, और स्टॉप लॉस रहेगा 350। इनफैक्ट टू बी लीनियंट 340 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो बेहतर रहेगा। 340 के स्टॉप लॉस के साथ ये 380 का एक टारगेट दिख सकता है। और दूसरा मैं कहूंगी मैरिको। मैरिको ऑल्सो एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है, काफी एक रन अप आ चुका है। सो थोड़ा डिक्लाइन में खरीदा जा सकता है, बिकॉज फ्राइडे की हमने रेंज देखी बहुत ही बड़ी थी, राइट फ्रॉम 728 टू द हाई ऑफ अराउंड आई थिंक 730 738 लेवल्स। सो थोड़े लोअर लेवल्स पे 730 के आसपास मिले तो ये ले लीजिए, और 720 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड हो सकता है ये टारगेट 775 तक जा सकता है। तो ये दो स्टॉक्स फिलहाल मुझे सही लग रहे हैं। मैरिको 775 पे टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है। आज के लिए ये कॉल है। 720 का यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो ये दो टॉपिक शाली जी की तरफ से जिनका आप ध्यान रखिएगा। लेवल्स आपके स्क्रीन पर है, इसे नोट भी कर ले। चलिए चलते अपने सहयोगी अशेषा के पास और जान लेते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें हैं जिनका असर आज बाजार खुलने के बाद दिख सकता है। स्टॉक्स न्यूज़ की पूरी लिस्ट के साथ अशेषा मौजूद है। अशेषा बताएं। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। तो हाँ, कई सारे स्टॉक्स ओवर द वीकेंड कई सारी बड़ी खबरें निकल कर आई जिसके चलते एक्शन दिखेगा। लेकिन सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर से बायोकॉन की बात करते हैं, जहाँ पर कंपनी अपनी सब्सिडरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स, जो उनकी बायोसिमिलर आर्म है, उसे पूरी तरह से इंटीग्रेट कर देगा। ये ट्रांजैक्शन मार्च 2026 तक कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, और इसी के चलते बायोकॉन बायोलॉजिक्स का वैल्यूएशन करीब 40,000 करोड़ रुपए पर आया है। तो बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आई है। 4,500 करोड़ का QIP फंड रेज भी कंपनी करेगी। तो इस न्यूज़ के दम पर बायोकॉन पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा बात करेंगे जोमैटो की, जहाँ पर आज ब्लॉक डील हो सकती है। अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टर करीब आधे % हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। कल के शुक्रवार के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें तो फ्लोर प्राइस करीब 1% के डिस्काउंट पर 289 रुपीज़ के आसपास है। तो ये ब्लॉक डील आज होगी। 1500 करोड़ का ये टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, जिसके चलते जोमैटो में भी एक्शन दिखेगा। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स ऑर्डर विंस के दम पर फोकस में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंपनी को अप्रूवल मिली है। बैंक अब कन्वर्ट हो जाएगी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए पॉजिटिव खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल चुकी है। कोचिन शिपयार्ड कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। कंपनी ने एग्जैक्ट अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन 250 से 500 करोड़ के बीच ये ऑर्डर वैल्यू हो सकती है। तो कोचिन शिपयार्ड डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी पॉजिटिव खबर यहाँ पर। एमटा टेक कंपनी को 190 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं न्यूक्लियर पावर, सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर में। अशोका बिल्डकॉन ऑलरेडी एक ऑर्डर था, लेकिन उसका स्कोप ऑफ वर्क अब बढ़ाया गया है और करीब 450 करोड़ के आसपास ये इंक्रीमेंटल ऑर्डर विन कंपनी को मिला है, जो एडिशनल कंपनी काम करेगी। 450 करोड़ का ये ऑर्डर। HFCL कंपनी को कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं, नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऑप्टिकल फाइबर केबल को सप्लाई करने के लिए एक्सपोर्ट मार्केट में, और करीब 650 करोड़ के आसपास इसका टोटल ऑर्डर वैल्यू होगा। पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल कर आई है। ICICI बैंक पर भी नजर रहेगी। उनकी सब्सिडरी ICICI प्रूडेंशियल AMC का लिस्टिंग हो सकता है। उन्होंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी फाइल कर दिया है सेबी के साथ। प्राइस बैंड भी आ चुकी है, तो अगले कुछ दिनों में IPO खुलेगा, उसका फंड रेस होगा। और याद रखें, उनकी सब्सिडरी है ICICI बैंक की, जिसके चलते वैल्यू अनलॉकिंग ट्रिगर होगा ICICI बैंक के लिए। लैंडमार्क कार्स, यहाँ पर भी पॉजिटिव खबर। कंपनी ने BYD के साथ पार्टनरशिप एक्सटेंड करी है और पुणे में एडिशनल शोरूम्स कंपनी खोलेगी, जिसके चलते लैंडमार्क कार्स में भी पॉजिटिव एक्शन नजर आ सकता है। सुप्रीम पेट्रोकेम कंपनी फ्लड्स के चलते और हैवी रेन्स के चलते चेन्नई में जो प्लांट है वहां पर टेम्परेरीली ऑपरेशंस सस्पेंड किए हैं कुछ दिनों तक। यहाँ पर कुछ थोड़े दिनों में अपडेट भी निकल कर आएगी, लेकिन अभी के लिए नेगेटिव खबर सुप्रीम पेट्रोकेम के लिए। जेन टेक्नोलॉजी, पिछले कुछ दिनों में कंपनी को कई सारे ऑर्डर्स मिले हैं और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एडिशनल 120 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है।
डिलीवरी लास्ट स्टॉप। और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव खबर है, कंपनी ने ऑटोनोमस लॉजिस्टिक्स ड्रोन का सक्सेसफुल टेस्टिंग कर दिया है और इसी के चलते हाई स्पीड रूरल कनेक्टिविटी कंपनी अब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी, हाई स्पीड रूरल कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पर पॉजिटिव टेस्टिंग जिसके चलते स्टॉक में भी पॉजिटिव एक्शन नजर आएगा। ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए, लेकिन आपके लिए आपको क्या करना है इन सारे स्टॉक्स पर, ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। लंबी लिस्ट है कि करके उन पर अपने एक्सपर्ट्स के व्यू लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सत्र में आपको करना क्या है। इटर्नल काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि रेंज में है, 300 रुपये के आसपास समय बिता रहा है, लेकिन आज हो सकता है कि आपको शेयर थोड़ा सा और नीचे जाते हुए दिखे, क्योंकि अननोन कोई इन्वेस्टर है इसमें अपनी स्टेक को ट्रिम कर रहा है, 0.5% स्टेक पेयर करेगा। अब ये स्टेक कौन लेगा तो बाद में डिटेल आएगी कि कौन कोई बड़ा निवेशक ले कौन ले रहा है। लेकिन 289 रुपये प्रति शेयर के भाव पर, 289 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर यह ब्लॉक डील होगी और 1500 करोड़ रुपए के शेयर बिकने की संभावना है। 290 रुपए के आसपास के प्राइसेस है, वहीं पर एक सपोर्ट भी है इटर्नल के लिए, मे बी आज उसके नीचे ये डिप करे। प्रदीप, इटर्नल में क्या व्यू होगा? लंबे समय से रेंज में हम शेयर को देख रहे हैं। देखिए, अगर हम ओवरऑल देखेंगे, एक स्टॉक ने एक टॉप बना के आ रहा है ऑलमोस्ट 360 अबव के आसपास, तो लगातार कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है, ट्रेंड भी नेगेटिव में ही है। अब मुझे लगता है कि न्यूज भी थोड़ा नेगेटिव है और एक बार 275 तक आ सकता है। 280 के आसपास एक सपोर्ट भी है और मुझे लगता है कि 275 एक बार विजिट हो सकता है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा एज ए इन्वेस्टमेंट, लेकिन स्टॉक थोड़ा यहाँ से भी 15 to 20 पॉइंट नीचे आ सकता है जी। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन इटर्नल को होल्ड करने की सलाह है। अपनी जो बायोलॉजिक्स वाली जो इनकी यूनिट है, अब उसको इंटीग्रेट कर रही है और 100% सब्सिडरी उनकी बन जाएगी, क्योंकि बाकी जो कंपनीज उसमें जो निवेशक हैं उनसे वो हिस्सा खरीद रही है। तो वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव है, क्योंकि अब यही चीज़ें बायोकॉन को आगे ड्राइव करने वाली हैं। 392 रुपये का प्राइस शेयर का थोड़ा नीचे ज़रूर आया है। वैशाली जी, कैसा स्ट्रक्चर आपको लग रहा है? मे बी कि आज इस खबर के दम पर हम शेयर में थोड़ी सी तेजी देखें। हालांकि देखना होगा कि अब ये फंड्स वगैरह के इंतजाम के कंपनी कैसे करती है। अब 4,500 करोड़ रुपए की QIP तो करने जा रही है कंपनी है, 2026 तक ये रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, मार्च तक। कैसे देख रही हैं आप इस डील को, और बताइए कि शेयर पर आपका व्यू क्या है? प्योरली ऑन टेक्निकल टर्म्स अगर हम देखें तो ये स्टॉक ट्रेंड में आ चुका है। राइट फ्रॉम 342 हमने देखा 420 का एक हाई बना के फिलहाल रिट्रेस हुआ है। सो अभी भी व्यू पॉजिटिव है, बिकॉज मैं कहूँगी ये स्टॉक एज ऑफ टुडेज चार्टिकल मूव मुझे लग रहा है हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। सो 380 के सपोर्ट के साथ 380 to 410 420 की एक रेंज है, तो व्यू पॉजिटिव बना सकते हैं, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 380 के स्टॉप लॉस को मन में ध्यान में रख के इसको खरीदा जा सकता है एंड 410 420 का एक टारगेट बन सकता है। ओनली अबाउट 420 एक नई स्ट्रेंथ दिखेगी और देन वी कैन एक्सपेक्ट हायर टारगेट्स लाइक 450 460, बट फिलहाल ये एक नैरो रेंज की एक मूव लेके चल सकते हैं। बायोकॉन को लेकर ये व्यू, निश्चित तौर पर इस फैसले से बायोकॉन थोड़ा सा और सशक्त होगी और हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी कुछ हद तक इस कदम के बाद आती हुई दिखाई देगी। तो वैसे पॉजिटिव व्यू है, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या मान रहे हैं इसको लेकर जरा ये भी समझ लेते हैं। और इसके अलावा बायोकॉन के इतर कौन सी कंपनीज को लेकर रिपोर्ट्स हैं, ये सारी के सारे आज विश्वमोहन के पास। विश्वमोहन, बताइए आज क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए, अब बायोकॉन की चर्चा कर रहे थे तो शुरुआत बायोकॉन से ही कर लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है बायोकॉन को लेकर, जो इंटीग्रेशन चल रहा है, जो 100% सब्सिडियरी BBL को बनाने की तैयारी चल रही है बायोकॉन बायोलॉजिक्स की, उस पर उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि कंपनी का मकसद एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सरल बनाना है और कंपनी कुछ अहम कारोबार जिसकी हिस्सेदारी ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है उस पर फोकस करना है। इसके तहत इस तरह के रीस्ट्रक्चर किए जा रहे हैं और इस इंटीग्रेशन के बाद बैलेंस शीट और फाइनेंशियल का जो
पूरा मामला है वो काफ़ी बेहतर होगा, मजबूत होगा। ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इसके अलावा हॉस्पिटल सेक्टर पर, पूरे तमाम हॉस्पिटल सेगमेंट पर ही गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है, वो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। उनको लगता है कि हॉस्पिटल चेन FY30 तक बड़े मेट्रो में, देश के बड़े शहरों में 17,000 से ज़्यादा नए बेड जोड़ेंगी, तो उनके लिए ग्रोथ के काफ़ी पोटेंशियल है मेट्रोज, गोल्डमैन सैक्स को लगता है। और ओवर सप्लाई का यहाँ पर कोई जोखिम नहीं है। और डिमांड तो जिस तरह के हैं, जिस तरह के हम यहाँ पर की इकॉनमी है, जिस तरह के पॉपुलेशन है, वो डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड लगातार यहाँ पे बनी रहेंगी। और हेल्थ केयर तो एक बड़ा कंसर्न है ही। उनको ये भी लगता है कि ज़्यादातर एरिया अभी भी अंडर सर्व्ड है और काफ़ी पोटेंशियल है इस मार्केट में। और इससे होगा क्या कि नए बेड एडिशन से मार्जिन में सुधार होगा और ईबिटा ग्रोथ भी आने वाले समय में दिखेंगी। और उन्होंने कुछ पिक्स भी दिए हैं, जिसमें कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस उनकी टॉपिक में शामिल है। उन्होंने टारगेट दिया है 900 रुपए का। मैक्स हेल्थ दूसरी उनकी टॉपिक है हॉस्पिटल इंडस्ट्री से, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है, 1325 का टारगेट दिया है। तीसरी कॉल है फोर्टिस की, पर उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है 965 के टारगेट के साथ। और चौथा जो स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पर भी उनकी खरीदारी की राय है और टारगेट इसके लिए दिया है 8,550 रुपए का। जो की रिस्क बताएं इस इंडस्ट्री के लिए, उनको लगता है कि इंश्योरेंस और हॉस्पिटल प्राइसिंग जो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, काफ़ी अस्थिर रहते हैं, ये एक रिस्क हो सकता है। और क्लिनिकल टैलेंट की कमी और एट्रिशन का जो रिस्क है, ये दो रिस्क है, तो बड़े रिस्क नहीं है। चलिए दो और जो रिपोर्ट है वो भी फटाफट से आपको बता देता हूँ। सिटी की रिपोर्ट आई है इकोनॉमी को लेकर और बैंकिंग सेक्टर को लेकर। उन्होंने कहा कि चौथी तिमाही में बैंकों पर हल्का दबाव दिखने के बावजूद NIM निचले स्तरों के करीब है, लेकिन यहाँ पर MCLR में और भी कटौती की गुंजाइश उन्हें लग रही है। और उन्होंने कुछ पसंदीदा बैंक्स के लिस्ट जारी किए हैं, जिसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, RBL बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो 4 बैंक्स की लिस्ट है, 2 मिड साइज के बैंक्स हैं और 2 हेवी वेट जिसमें SBI और बॉब है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट MPC मीट के बाद एक जारी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो RBI का जो कदम था रुपए की स्थिरता के लिए, जो लॉन्ग टर्म विजन है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि स्वैप की जो उन्होंने घोषणा की है, आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में रुपए को इससे काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। और जो महंगाई का अनुमान है उन्होंने 2% तक कम किया है। तो 2 पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर लगी है। और एक तो रेट कटौती को तो सारे ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पे पॉजिटिव बता ही रहे हैं। चलिए, तो ये कुछ अहम रिपोर्ट है जो अब तक हाईलाइट करना ज़रूरी था। लेकिन चलिए अपने मेहमानों को भी शामिल करते हैं, कुछ और मेहमानों को, और उनसे जानते हैं कि ब्रोकरेजेस हाउस की रिपोर्ट पर उनकी क्या राय बन रही है। हमारे साथ गौरांग सर भी है। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत आपसे मैं करूंगा, जो RBI के जो डिसीजंस आए थे फ्राइडे को, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर। ओवरऑल बैंकिंग को लेकर आपकी क्या राय है? ब्रोकरेज हाउसेस ने तो मिड कैप और लार्ज कैप दोनों तरह के टॉपिक दिए हैं, लेकिन आपका नज़रिया इस सेक्टर को लेकर क्या है अब? धन्यवाद विश्व मोहन जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले देते थे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे प्रातःकाल, ये हमारी रिसर्च टीम के तरफ से बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो देखिए, मैंने कई बार ये टिप्पणी करी है कि हमें गोरों की बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। हमारा शेयर बाजार, हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विकास दर, हमारी महंगाई दर, हमारे कॉर्पोरेट जगत के नतीजे, ये हमें भली भांति पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो उनकी बुद्धि का पता मैं तो मैं प्रयोग करता ही नहीं हूं। और मैंने कई बार हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर यह राय दी है कि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है, तो उस पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर कम से कम 20% का जो आवंटन है वो वित्तीय क्षेत्र में होना चाहिए। और वास्तविकता ये भी है विश्व मोहन जी के जिस प्रकार से सरकारी बैंकों ने नतीजे जारी किए हैं, बहुत बड़ा सुधार हुआ है और आने वाले भविष्य में होगा। और जो अंतर था निजी क्षेत्र बैंक और सरकारी बैंकों में, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ सरकारी बैंक या निजी क्षेत्र की बैंक के ऊपर नजर मत रखिए, लेकिन उसके साथ साथ जो मजबूत NBFCs है, वहां पर भी आपको ध्यान देना अनिवार्य है। और जब कभी भी मौका मिले
स्तर से या फिर गिरावट में शुरू करिए आप सक्षम मजबूत बैंकों में निवेश करने के लिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। एक छोटा सा खेमा जो है सरकारी बैंकों का, छोटा खेमा निजी क्षेत्र की बैंकों का और कुछ मजबूत एनबीएफसी, अगर ये तीनों का समीकरण आप साथ में लेकर के रखेंगे आपके पोर्टफोलियो में, तो मेरे ख्याल से रुझान जो है पोर्टफोलियो का वो बेहतर हो सकता है। तो चलिए, तो आपका कहना है कि सिर्फ दिग्गज बैंक और सरकारी बैंकों पर ही नहीं, साथ साथ एनबीएफसी पर भी देखें, जहां पे लग रहा है, जहां पे जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, फंडामेंटली अच्छा कर रही हैं, वहां पर भी आप नज़र रख सकते हैं। सर, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है हॉस्पिटल सेक्टर को लेकर, वो काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। उन्होंने एक लंबी लिस्ट भी जारी की है जिसमें कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, मैक्स हेल्थ, फोर्टिस और पोर्लो हॉस्पिटल, चारों पर वो बुलिश राउंड कर रहे हैं। और उन्होंने अपने अपने टारगेट भी दिए इन स्टॉक्स को लेकर। उनको लग रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, और जैसा आप इकोनॉमी को लेकर बात कर रहे हैं, तो अभी भी काफ़ी ग्रोथ की यहाँ पर गुंजाइश है। अंडरसर्व्ड उनको लगता है हमारे जो मार्केट है हेल्थ केयर को लेकर। हॉस्पिटल सेक्टर को लेकर आपकी क्या राय है सर? यहाँ से कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ आपकी टॉपिक? तो यहाँ पर भी विश्वमोहन जी, मेरे ख्याल से सिर्फ चिकित्सा यानी कि हॉस्पिटल्स पर ध्यान देना अनिवार्य नहीं होगा। आपको पूरा समीकरण, ब्रह्मांड जो है फार्मा का, डायग्नोस्टिक का और हॉस्पिटल्स का, ये तीनों का समावेश एक साथ होना चाहिए और उसके पश्चात निवेश भी होना चाहिए। और ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत ही करीब से। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, 3 चिकित्सा या फिर हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स पर हमारी खरीदारी की राय है रिसर्च टीम की तरफ से। अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर और मैक्स हेल्थ केयर। और जहां तक मेरी जानकारी, मेरे ख्याल से दूसरे नतीजों के घोषणा के बाद जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के की है, बहुत बड़ी विस्तार योजना नई जो है वो जोड़ रहे हैं। और जो मौजूदा इनके पास परिस्थितियां हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी नए बेड्स जोड़ने की बात की, यानी कि संख्या और बढ़ेगी। और जिस प्रकार से आज के तारीख में परिस्थितियां हैं हमारे भारतवर्ष में, मेरे ख्याल से दवाई बनाने वाली कंपनी, डायग्नोस्टिक कंपनी और हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, ये तीनों समावेश होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो अच्छे से बैलेंस होना चाहिए उस पूरे के पूरे वैल्यू चेन में जो कंपनी या फिर जो स्टॉक्स आते हैं। लेकिन चलिए, जो खबरों वाले शेयर हैं उस पर जरा फटाफट कुछ और स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं। HFCL को लेकर एक अच्छी खबर आई है कि इनको ना एक्सपोर्ट रिलेटेड एक ऑर्डर मिला है 656 करोड़ रुपए का। ऑप्टिकल फाइबर केबल की सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है। हालांकि वीक काउंटर है, लगातार इसमें हमने गिरावट देखी है। और आप थोड़े लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो साल भर में 45-46% शेयर टूट गया है HFCL का, और कहीं से भी कोई हमने रिकवरी आती हुई इसमें देखी नहीं है। वैशाली जी, आपका व्यू क्या है? मतलब HFCL तो वैसे आपको वीक दिखाई देगा, मे भी हो सकता है कि आज खबर के दम पर थोड़ी अपटिक आए। क्या राय होगी आपकी इसको लेकर? एक्चुअली ये स्टॉक काफी डिसअपॉइंटमेंट रहा है। एवरी टाइम एक अटेम्प्ट करता है राइज होने और दोबारा सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, बट मैं कहूँगी ये काफी ओवरसोल्ड है। तो पहले तो इसको 75 लेवल्स को क्रॉस करना है कि एक कंफर्म हो जाए कि वर्स्ट इज ओवर। 75 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेन हर्डल जो 200 डे पीरियड का मूविंग एवरेज है, रेजिस्टेंस है, वो है अराउंड 80-82। सो अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक 80-82 के ऊपर जाए, मेरे हिसाब से ये बायस करेक्टिव टू साइडवेज मूव रहेगा। 66 का अभी सपोर्ट हम ले सकते हैं, और 73-75 एक हर्डल है, वो तो क्रॉस करे तो एक फर्दर ऑन व्यू बना सकते हैं। बट ओवरऑल मैं मंथली चार्ट देख रही हूँ, वीकली चार्ट देख रही हूँ, सभी में एक करेक्टिव बायस है। करेक्शन ही दिखेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा ना स्थिरता आप तब देखेंगे जब ये 73-75 के हर्डल को पार करके ये शेयर टिके। तब तक वेट कर लेना ठीक है। मतलब एक दिन की तेजी से आप कुछ इसमें मतलब कंक्लूजन पर आप नहीं पहुंच सकते। वीक काउंटर ही रहा है। चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल की वैशाली, हमारे साथ शिवांगी साड़ा भी जुड़ जाएंगी वैशाली जी का साथ देने के लिए। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ।
संग त्योहार की उमंग, एसोसिएशन विद बैंक ऑफ बड़ौदा के चर्चा कर लेते हो, अपने मेहमानों को भी शामिल करते के करके उन स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं उसके बारे में भी आपको हम लगातार बता ही रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पर राय दिलवा देते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक, यहाँ पर राय लेना जरूरी है। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करूंगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। फिनो पेमेंट्स बैंक में किस तरह का रिएक्शन दिख सकता है? आज के सत्र में क्या करना चाहिए? जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या राय है? देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ट्रेंड वाइज, एंड 314 के आसपास का क्लोजिंग हुआ था। एंड स्टॉक का देखेंगे एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 340 के आसपास, तो इमीडिएटली हमें लगता है कि एक बार 325 से लेके 330 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 340 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। 340 जैसे ही ब्रेक करेगा चार्ट में, उसके बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 385 400 के आसपास, एंड 400 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास पोजीशन है एग्जैक्टली आप बने रहिए, फ्रेश पोजीशन भी आप बना के जा सकते हो विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 298। 298 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक बार 240 क्रॉस होने पे क्लियर कट ब्रेकआउट आ जाएगा जी। 240 क्रॉस करने पे एक ब्रेकआउट आएगा और इस स्टॉक को 385 से 400 तक भी लेकर जा सकता है। ये राय है फिनो पेमेंट्स बैंक को लेकर। चलिए, शिवांगी सारा जी भी जुड़ गई हैं। शिवांगी जी, सबसे पहले शुरुआत आपके पिक के साथ करते हैं। बताइए क्या राय है, आज आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक अच्छी मोमेंटम है और यहाँ पे एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑल द डिस्क्लेमर्स डिस्क्लोजर्स अप्लाइड। एमसीएक्स एक ऐसा पसंदीदा काउंटर है जो पिछले 13 हफ्तों से कंसिस्टेंटली अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। एंड ओवरऑल हमने देखा है कि वॉल्यूम्स भी काफी ऐड हुए हैं पिछले 2 दिनों से। एक 5-6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक जो है अच्छी तरह से निकलते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो है 10,750 के टारगेट्स के लिए हम इसमें नजर रख रहे हैं, 10,150 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये राय आपके लिए होगी एमसीएक्स के शेयर को लेकर। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों को लेकर जरा व्यू लेते हैं। एक राय जरा आपसे चाहिए प्रदीप जी। एसबीआई के शेयर पर अच्छी स्ट्रेंथ हमने देखी, 970 रुपए की क्लोजिंग, 2.5% मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइज 999 से थोड़ी सी दूरी पर है शेयर। ये क्या राय होगी आपकी? आपको लगता है कि अब जो मोमेंटम बना है ये फिर से कम 1,000 रुपए तक लेके जाएगा इसको? ऑब्वियसली अभिषेक सर, अब हम देखेंगे पीएसयू में जितना बढ़िया एक रैली चल रहा है और रेट काट के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रैली और कंटिन्यू होने वाला है। रिसेंटली ऊपर भी आया था ऑलमोस्ट 990 के ऊपर, वहाँ पे उसके बाद हमने देखा है शॉर्ट टर्म जो थोड़ा बहुत करेक्शंस, हेल्दी करेक्शंस, उसके बाद हेल्दी करेक्शंस के बाद फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं 940 950 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां से सपोर्ट लेके घूम के फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। इस बार मुझे लगता है कि 1000 के ऊपर आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट 4-5 दिन में थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी अगर परफॉर्म होता है, मार्केट ठीक ठाक रहता है, तो 110% बिल्कुल पॉसिबल है। एंड सेकेंड थिंग, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट भी है, मुझे लगता है कि 1080 1100 ऑन द वे। बिल्कुल पीएसयू में मैं बहुत ही बुलिश हूँ। ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है एसबीआई के शेयर को लेकर। वैशाली जी, एसबीआई कार्ड्स की अगर हम बात करें तो यहां पर भी जो क्लोजिंग आई शुक्रवार को वो अच्छी आई, करीब 3.5% ऊपर जाके शेयर बंद हुआ। हालांकि एक रेंज में है शेयर। ये पिछले 2 दिन में जो गिरावट थी शुक्रवार को उसकी भरपाई तो कर ली, लेकिन कैसा आपको फॉर्मेशन इसका लग रहा है एसबीआई कार्ड्स का? क्या ये चल पाएगा? डेफिनेटली। सो ये जो देख रहे हैं 850 860 का एक कंसोलिडेशन, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बना है और फ्राइडे की एक कैंडल एक बुलिश बनी है। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड कि एक फॉलो ऑन बाइंग भी आनी चाहिए। अगर ये स्टॉक फिलहाल जो 885 पे क्लोज हुआ है, 895 900 के ऊपर जाता है, तो नियर टर्म टारगेट रेजिस्टेंस आ सकता है 920 930। सो वी नीड एसेंशियल ये फॉलो ऑन बाइंग और फ्राइडे के हाई को क्रॉस करना आवश्यक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट हायर टारगेट्स। ठीक है, हायर टारगेट की उम्मीद आप कर सकते हैं एसबीआई कार्ड्स के शेयर में।
डिफेंस की एक और कंपनी के लिए ऑर्डर की खबर आई है और कंपनी का नाम है एमटार टेक। गुरांग सर, व्यू आपसे जानना चाहेंगे। एमटार टेक हमने देखा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का काफ़ी अच्छा रहा शेयर के लिए। और जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि उसमें ना मतलब प्रोमोटर मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं। लगता है कि इनका इंटेंट क्लीन होगा। तमाम उसमें ऐसे लोग हैं जो इसरो से रिटायर्ड लोग हैं एमटार टेक के साथ जुड़े। आप ज़रा बताइए कि कंपनी आपको कैसी लगती है और क्या यहां से प्राइस अप्रिशिएशन निवेशक देख सकते हैं? कंपनी की तुलना करने के लिए अभिषेक भाई, मेरे ख्याल से बराबरी की तुलना की मैं बात कर रहा हूं। ऐसी कोई दूसरी कंपनी है नहीं। ये कंपनी अंतरिक्ष यान का जो विज्ञान होता है उस पर कामकाज करती है। न्यूक्लियर साइंस में अच्छी खासा इनका अनुभव है। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है और जैसे आप बात कर रहे थे, मैनेजमेंट अच्छी है, प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी है ये। और मैं तो ये मानता हूं कि सरकार के तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो परमाणु ऊर्जा को लेकर के घोषणा की और परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियां कामकाज करेगी, उसके लिए भी सरकार के तरफ से न्योता दिया गया है। आगे बढ़ती हुई ये कंपनी होगी। एक बहुत बड़ी आउट परफॉर्मर ये रही है कंपनी अभिषेक भाई, जब से ये लिस्ट हुई है। और बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी इस कंपनी के ऊपर काफी लंबे समय से राय दी है। खाली एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये कंपनी ये लिक्विड नहीं है काउंटर। छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं सक्षम नहीं हूं किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए और जिस प्रकार से एरोस्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष यान का जो विज्ञान है उसको लेकर के आने वाले भविष्य में काफी ऑर्डर मिल सकते हैं। निवेश है तो निवेशित रहें और अगर निवेश नहीं है तो शुरू कीजिए इस स्तर से और गिरावट पर जोड़ते जाएं। राय आपकी तरफ से आ गई है तो लंबी अवधि का नजरिया यहाँ पर रखे। हो सकता है कि लिक्विड बहुत नहीं है ये काउंटर, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नजरिया ना रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रॉस्पेक्ट है और जिस तरह के बिजनेस में हैं, डेफिनेटली इनको आगे लंबी अवधि में आपको फायदा मिलेगा। डिलीवरी को लेकर एक राय ले लेते हैं। शिवांगी जी, आपसे राय लेंगे। खबर ये आई है कि ऑटोनोमस लॉजिस्टिक ड्रोन की टेस्टिंग कंपनी ने पूरी कर ली है और हाई स्पीड रूरल कनेक्टिविटी शुरू करने में कंपनी को आगे इससे मदद मिलेगी। डिलीवरी बताइए, इनका जिस तरह का एक्सपेंशन हो रहा है, ज़्यादातर ई कॉमर्स डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है, क्या लग रहा है डिलीवरी को कितना इससे फ़ायदा होगा? आगे क्या प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं? जी अभिषेक, विश्व मोहन, अब डिलीवरी की बात करें यहाँ पे तो हमने देखा है कि स्टॉक में लगातार पिछले 2 महीनों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, बट ओवरऑल 2 हफ्तों से ये बेस में टिकते हुए नजर आ रहा है, यानी कि 400 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो ये होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखेगा। 400 को हम एक सपोर्ट की तरह एक कामकाज करे इसमें यहाँ पे, एंड अपसाइड जो है वो थोड़ा कैप नजर आ रहा है, बट इमीडिएट बेसिस पे हम 415 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी को लेकर ये राय। रेलटेल को लेकर एक राय ले लेते हैं। प्रदीप जी, आपकी राय क्या है? खबर ये आ रही कि कंपनी को सरकार से ऑर्डर मिला है 2000 AI इनेबल लैपटॉप के डिलीवरी के लिए, जो LOA मिला है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सरकार की तरफ से दिए गए हैं। रेलटेल पर आपकी राय क्या है प्रदीप जी? देखिए, ऑर्डर तो मिल रहा है लेकिन ओवरऑल अगर हम चार्ट में देखेंगे अभी भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई से अभी भी मोर देन 40% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि एक सेंटिमेंटल रिएक्शंस देखने को मिले, लेकिन मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा अबव 370। जब तक ये स्टॉक 370 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता ना, यहाँ पे अल्टीमेटली ज्यादा मोमेंटम नहीं पॉसिबिलिटीज होगा और लगातार नीचे ही आ रहा है। इनफैक्ट लास्ट एक साल में स्टॉक ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा नीचे आ चुका है। ऑल टाइम हाई से देखेंगे जुलाई 24 के आसपास लगाया था उस टाइम पे, अभी भी स्टॉक 45% के आसपास नीचे है। तो नीचे बेस बना नहीं पा रहा है, लेकिन 325 330 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। आई होप यहाँ पे सपोर्ट एक बार हो जाएगा, लेकिन 370 के ऊपर ही इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा। 70 के ऊपर ही आपको लग रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम आएगा रेलटेल को लेकर, ये राय है। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चुका है
9 के नवरत्न जानने का, वो फोकस वाले स्टॉक्स की लिस्ट जानने का, जहां आपको जरूर आज नजर रखनी चाहिए। ये लिस्ट लेकर मौजूद है अशेषा बताइए 9 के नवरत्न क्या हैं आज? बिल्कुल, 9 के नवरत्न में सबसे पहले तो इंटरग्लोब एविएशन पर ही नजर रहेगी। याद रखिए डीजीसीए ने कल शो कॉज नोटिस दी है, शाम को 6 बजे तक उनको उसका जवाब भी देना है। 5.25% की गिरावट प्री ओपन में ऑलरेडी इंटरग्लोब एविएशन पर दिखी है और शायद ये गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बायोकॉन पर एक बड़ी खबर, जहां पर बायोकॉन बायोलॉजिक्स के शेयर स्वैप के लिए मंजूरी मिल चुकी है। करीब 40,000 करोड़ के वैल्यूएशन बायोकॉन बायोलॉजिक्स के वैल्यूएशन पर ये डील हुई है। फिनो पेमेंट्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए अब मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर पॉजिटिव खबर, फिनो पेमेंट्स बैंक 3% की तेजी के साथ प्री ओपन में कारोबार करता हुआ। अशोका बिल्डकॉन कंपनी को 450 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है, 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी। यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड ने एग्जैक्ट अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन 250 से 500 करोड़ के बीच का एक नया ऑर्डर, 1% की तेज़ी कोचिन शिपयार्ड में प्री ओपन मार्केट में दिखी है। एमटार टेक कंपनी को 190 करोड़ का नया ऑर्डर यहाँ पर मिला है सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर के लिए। एचएफसी कंपनी को 650 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। काफ़ी पॉजिटिव खबर, 3.5% की तेज़ी के साथ प्री ओपन में एचएफसीएल कारोबार करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर कंपनी की सब्सिडरी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है। वैल्यू अनलॉकिंग ट्रिगर होगा, अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा 9वें स्टॉक में बात करते हैं डिलीवरी की, जहां पर उन्होंने एक नया टेस्टिंग किया है। ऑटोनॉमस लॉजिस्टिक्स ड्रोन की टेस्टिंग सक्सेसफुली पूरी की है। नए सेगमेंट्स में कंपनी एंटर करना चाहती है, तो इस खबर के दम पर डिलीवरी में भी एक्शन दिखेगा। तो ये है आज के 9 के नवरत्न स्टॉक्स, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन खबरों के दम पर नजर आ सकता है। तो ये पूरी 9 शेयरों की पूरी लिस्ट आशीषा ने आपके सामने रख दी है, जिन पर फोकस जरूर करें, रिफाइन करके स्टॉक से न्यूज़ की लिस्ट में से ये लेकर आई हैं। शुक्रिया आशीषा ये पूरी खबरें बताने के लिए। चलिए एक एक करके इस पर भी राय लेंगे। सबसे पहले इंडिगो से ही राय ले लेते हैं। गौरांग, इंडिगो को लेकर जिस तरह का क्योस मचा और पिछले हफ्ते तो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहा, क्या कुछ और भी गिरावट हो सकती है? क्योंकि कल एक मेरे रिलेटिव ने फ़ोन किया कि मैंने इंडिगो के फ़्लाइट बुक कर रखे हैं वीकेंड के दौरान, क्या करना चाहिए, उन्हें कैंसिल तो नहीं कर ले? इस तरह के सवाल मेरे से पूछ रहे थे। क्या लग रहा है इंडिगो में क्या होगा सर आगे चल के? क्या कोई अभी जो तनाव है, जो दिक्कतें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी कि इसका एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जिस तरह की चिंताएं बनी हैं और लोगों में एक निगेटिविटी फैली है कंपनी को लेकर। देखिए विष्णु जी, सबसे पहले तो ये जो रायता फैलाया है इंडिगो ने, ये परिस्थिति खड़ी होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपको 2 साल पहले पता था कि नए गाइडलाइंस आने वाले हैं, आपके पास पर्याप्त समय था नए पायलट्स को रिक्रूट करने के लिए, और बहुत बड़ी मात्रा में नहीं था। मेरे ख्याल से 60-65 पायलट्स इनको नए रिक्रूट करने थे, जो पर फ्लाइट आवंटन जो होता है और जो नया रेगुलेशन आया है उसको लेकर के। दुखद बात यह है कि जब आपकी फ्लाइट होती है और परिस्थिति सामान्य होती है तो इंडिगो वाले आपको 4-4 एसएमएस भेजते हैं। ऐसी परिस्थिति में ना तो इन्होंने यात्रियों को सूचना दी कि आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है, लेकिन उनको एयरपोर्ट तक बुलाया, उनका जो सामान था वो ग्राउंड स्टाफ ने लिया, उनको बोर्डिंग कार्ड दिए और फिर पूरा मचान खड़ा कर दिया और रायता फैला दिया। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है। और मैंने पिछले हफ्ते भी हमारे चैनल लीटी नाउ स्वदेश पर टिप्पणी करी थी कि यात्रियों को मुआवजा जो पिछले 3 या 4 दिनों में जो भी फ्लाइट्स उनकी थी, उनका जो सर्वोच्च अमाउंट है, क्योंकि फ्लाइट के रेट्स बहुत ऊपर चले गए थे, उसका 20 गुना मुआवजा इंडिगो को यात्री को देना चाहिए। ये भरपाई क्यों करे? यात्री की क्या गलती है कि उनको इतना सब मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? वेरी अनप्रोफेशनल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं ये टिप्पणी कर रहा हूं कि बहुत ही अनप्रोफेशनल वे से इन्होंने पिछले 4-5 दिनों में आज, और देखा है हमने करीबन मेरे ख्याल से कुछ 5-6 या 7% के आसपास की गिरावट। आज भी कुछ मैं खबरें पढ़ रहा था सुबह के परिस्थिति सामान्य होने के लिए समय लगेगा। और ये मतलब इंडिगो ने पूरे सरकार को और यात्रियों को एक कसौटी पर खड़ा कर दिया है, उनकी नाकामियत की वजह से, उनकी शॉर्ट कमिंग्स के लिए। दबाव हो सकता है आज कल में, परसों में, क्योंकि
और बिल्कुल, और डीडीसीए काफी सख्त भी नजर आ रही है, उनको शोकॉज नोटिस पे जवाब भी देना है, नहीं तो कड़े एक्शन की तैयारी और एक तरफा एक्शन की तैयारी भी चल रही है। अभिषेक, आज से तो एफएनओ में को भी प्री ओपन में शामिल कर लिया गया है और साथ साथ जो आखिरी के 5 दिन होंगे उसमें नेक्स्ट सीरीज के भी कॉन्ट्रैक्ट को भी शामिल किया जाएगा। इसके बारे में फटाफट से बताइए, फिर ओपनिंग की शुरुआत कीजिएगा। विश्वमोहन, देखिए बिल्कुल सिंपल सा अपडेट है कि पहले कैश में हम देखते थे और इसको फ्यूचर्स में शुरू किया गया है, अभी ऑप्शंस में नहीं है, ये फ्यूचर्स में है। अब हो तो बहुत पहले जाना चाहिए था कि जो मकसद हम लोगों का कैश में होता है कि प्राइस डिस्कवरी हो जाए, कैसी ओपनिंग होने वाली है शेयर की, इसका अंदाजा लोगों को पहले से लग जाए और ताकि मतलब ना लोग एक मन बना के आए बाजार में कि आज हमें करना क्या है, या फिर उनको क्लैरिटी हो स्टॉक्स के प्राइसेस को लेकर। अब वो चीज जो कैश में जो पहले जो नियम था ना, ये प्री ओपन वाला जो विंडो होता था 15 मिनट का, 9 बजे से लेकर 9 बजे के 8 मिनट पर आप ऑर्डर एंट्री, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन कर सकते थे। उसके बाद वो 9:08 से 9:12 तक मैचिंग और ट्रेड कंफर्मेशन होता था, वो फ्यूचर्स में एक्सटेंड कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ये सहूलियत हो जाएगी ट्रेडर्स को और एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये मेरा मानना है कि हुआ तो है, बहुत अच्छा कदम है। ये थोड़ा सा और पहले हो गया होता तो ज़्यादा अच्छा, बट ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है। तो ये 15 मिनट का ये विंडो होगा और इसमें आप सही कह रहे हैं कि ये करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगा, लेकिन जब आखिरी के 5 दिन बच जाएंगे तो जो नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी फिर ये विंडो खुल जाया करेगी। तो अगर जिसको आगे पोजीशन लेना हो उनके लिए भी क्लैरिटी होगी कि अब हमें आगे के उसमें करना क्या है, स्पेशली प्री ओपन में। मतलब जो डे ट्रेडर होंगे ना उनके लिए बहुत ये बेनिफिट वाली चीज़ है। तो ये एक अच्छा कदम हमने देखा है एक्सचेंजेस की तरफ से। लेकिन चलिए ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे और प्री ओपन से जो संकेत मिले हैं वो थोड़ी सी नरमी के हैं। और आप इंटरग्लोब एविएशन देखिए, आज फिर से 5% नीचे खुलेगा शेयर ये, यानी कि पिछले 5 सत्र में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 12-14% ये शेयर गिर गया है। 5900 रुपए से गिरते गिरते 5000 रुपए के आसपास इंटरग्लोब एविएशन का शेयर आके खड़ा है। और ये तमाम जिस रायते की चर्चा कर रहे थे गौरांग सर, उसके चलते ये हुआ है। और ना सिर्फ मुसाफिर बल्कि शेयर धारक भी परेशान हैं। चलिए, प्राइसेस आ गए हैं और कमजोर शुरुआत। नजर सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन 6.5% का इसमें गिरावट शुरुआती सत्र में हम देख रहे हैं। 5050 रुपए के नीचे के भाव इंटरग्लोब एविएशन के, तो करीब करीब 900 रुपए की एक तरफा गिरावट इंटरग्लोब के शेयर में आ चुकी है। निफ्टी 50 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 90 अंकों के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। और जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है थोड़ा सा आपको स्लाइटली बेटर दिखाई देगा, झुका हुआ तेजी के खिलाड़ियों की तरफ। एनएससी पर एडवांसेज 1071, डिक्लाइंस 885। लेकिन निफ्टी 50 अंक नीचे और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 75 अंकों के आसपास की गिरावट पर आपको शुरुआत होती है दिखी है। सेंसेक्स की जो गिरावट है करीब करीब 100 अंकों के आसपास की है। एनएससी पर सबसे ज्यादा जो निफ्टी पर जो सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है वो है टाटा कंज्यूमर का, लेकिन गेंस हैं वो आधे % से भी कम के हैं। और सबसे जो ज्यादा गिरने वाला शेयर है वो है इंटरग्लोब एविएशन, 6% ये शेयर टूट गया। इटर्नल में आज ब्लॉक डील की खबर थी, 1% नीचे ये शेयर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा बजाज फिंसर में थोड़ी सी नरमी है, बजाज फाइनेंस में नरमी है, हमने शुक्रवार के सत्र में तेजी देखी थी। बीएल के शेयर में करीब 1% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा जो शेयर बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक आप देखिए करीब आधा % आपको नीचे दिखाई देगा। फार्मा में आपको सिप्ला कमजोर है और कंजम्पशन में आप देखेंगे तो नेस्ले में थोड़ी बहुत आपको कमजोरी नजर आएगी। फार्मा में आप देखेंगे सन फार्मा भी कमजोर है। तो सन फार्मा, सिप्ला फार्मा में और बैंकिंग में आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के दोनों कमजोर हैं और ये बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तेजी कहां पर है? अगर आप देखेंगे एचएफसीएल के लिए ऑर्डर की खबर आई थी, लेकिन शेयर कितना ऊपर है? सिर्फ 2%। वैसे भी लगातार ये डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा था। इटर्नल पर ब्लॉक डील की खबर आई, आधे % इक्विटी के सौदे हुए हैं। तो इटर्नल के शेयर में आप नरमी देखेंगे, 290 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं। लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हीरो मोटो, बीएल, टाटा केमिकल, बजाज फाइनेंस, ये कुछ और शेयर हैं जो आज आपको कमजोर होते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी में लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ की वजह यह है कि 2 और बड़े शेयर रिलायंस और टीसीएस थोड़ा सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। हालांकि उनके जो गेन्स हैं वो आधे % के आसपास के ही आपको नजर आएंगे। इंडाइसेस से क्या पिक्चर है, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि जहां से सपोर्ट है थोड़े बहुत बाजार को, आईटी, मेटल, ये 2 सेगमेंट
आज बाजार को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, अदरवाइज आपको चौतरफा नेगेटिव माहौल दिखाई देगा। और सबसे कमजोर क्या है? अच्छा, रियल एस्टेट में, डिफेंस में, फार्मा और सरकारी बैंक, ये आपको कमजोर दिखाई देंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स वो भी आपको 0.25% नरम आएगा शुरुआती सत्र में। तो ज्यादा कमजोरी नहीं है। निफ्टी में 20-25 अंकों की हल्की सी नरमी है। निफ्टी बैंक भी हम देख रहे हैं 0.25% से भी कम कमजोर है। और निफ्टी बैंक अगर हम शेयरों की बात करें तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई ये कमजोर हैं। कोटक बैंक में भी नरमी है। कुछ सरकारी बैंक अगर हम देखें, अच्छा पीएनबी भी लाल निशान में है। तो हल्की फुल्की बाइंग है बंधन बैंक, एक्सिस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, अदरवाइज आपको कमजोरी का ही माहौल वहां पर दिखाई देगा। बड़े मूवर्स आज के कौन से हैं, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। तो आज आप देखेंगे अशोका बिल्डकॉन, इसके लिए एक ऑर्डर की खबर आई थी, 5% ऊपर आपको शेयर दिखाई देगा। कैनफिन होम्स आज ये चल रहा है, करीब 3% ऊपर आपको नजर आएगा। एचएफसीएल में ऑर्डर की खबर से करीब तेजी है। पीवीआर थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा है, 0.25% की तेजी आज के सत्र में है। 1100 रुपए के ऊपर ये शेयर आपको आता हुआ नजर आएगा। नरमी कहां पर है? नरमी है इंटरग्लोब में 4% की। हालांकि दिन के निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए की रिकवरी इसमें आ गई है। एक झटका तेज लगा शुरुआत में और थोड़े संभालने की कोशिश इसकी है। स्पार्क में थोड़ी कमजोरी है। एनएफएल कमजोर है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट में कमजोरी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इप्का लैब और डिफेंस में भारत डायनेमिक्स और आरसीएफ, ये कुछ शेयर हैं आज के सत्र में कमजोरी दिखा रहे हैं। तो बाजार हम देख रहे हैं कि शुरुआत में एक रेंज में है, लोअर लेवल से थोड़ा सा संभलने की कोशिश। निफ्टी आपको नजर आएगा, लेकिन निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 150 अंकों की, 59,600 के आसपास। और जो शुरुआत जो एडवांसेस के साथ थी वो डिक्लाइंस में तब्दील हो गई है, क्योंकि 1400 शेयर हैं कमजोरी वाले और उसके मुकाबले 1000 शेयर आपको दिखाएंगे तेजी के साथ। इटर्नल में 5.25 करोड़ शेयरों का बड़ा सौदा हुआ है, हालांकि शेयर आपको दिखेगा थोड़ा सा ऊपर। तो 290 का जो सपोर्ट है वो इटर्नल के लिए फिलहाल आपको काम करता हुआ नजर आएगा। चलिए चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानते हैं ओपनिंग ट्रेड। चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आऊंगा, बताइए क्या 2 ट्रेड आपने तैयार रखे हैं? देखिए सर, अभी तो एक ट्रेड रेडी है मेरे पास और कहीं ना कहीं इंडिगो का जो प्रॉब्लम है इसके वजह से थोड़ा स्पाइस जेट को मुझे लगता है कि फायदा होने वाला है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक सेंटिमेंटल यहाँ पे रिएक्शंस देखने को मिल सकता है। 33 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा इसको नीचे खरीदिए। 32.5 32.80 के आसपास मिलता है तो एक बार बाय करने का सलाह रहेगा इस जोन पे। इस केस में आपको यहाँ पे 30.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा यहाँ पे 36 और 38 जाने के लिए रेडी हो रहा है। इनफैक्ट मेरा भी मुंबई का ही फ्लाइट मैंने इंडिगो से किया था, अनफॉर्चुनेटली कल मुझे कैंसिल करना पड़ा। सो कहीं ना कहीं आप प्राइस कंपैरिजन जब मैं देख रहा था, कहीं ना कहीं स्पाइस जेट, एयर एशिया, जितने भी अदर्स एविएशन कंपनी है उनका प्राइस बहुत ही हाइक हुआ है। इनफैक्ट 100% 200% भी हाइक हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसका एक रिएक्शन स्पाइस जेट में भी देखने को मिल सकता है। विद ए टारगेट ऑफ 38 हमें करेंट जोन से बाय करना चाहिए। इस कियोस्क का फायदा स्पाइस जेट को मिल सकता है और यहाँ पे करंट लेवल से भी बाई कर सकते हैं। 36 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। शिवांगी जी आप बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? जी आज के लिए मैंने पसंद किया है टाइटन। हम देख रहे हैं कि इसमें काफी अच्छी एक्शन है एंड ओवरऑल जहाँ पे हमने देखा है कि ऐसे बाजार में जहाँ काफी वॉलेटिलिटी है वहां पे ये स्टॉक काइंड ऑफ रेजिलेंट रहता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अपने 50 डेमा से एग्जैक्टली टर्न होते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक एंड पिछले करीबन एक हफ्ते के गिरावट के बाद वापस एक सपोर्ट लेते हुए दिखा है कि स्टॉक 3800 के आसपास एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। नेक्स्ट जो टारगेट्स है राउंड अबाउट टाइटन में 3950 के लिए हम इसमें नजर रखें और 3750 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ओके, तो ये भी आपकी तरफ लिए ओपनिंग ट्रेड्स में आ गए हैं। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जहाँ पे शुरुआती कारोबार में एक्शन दिख रहा है। 2 स्टॉक्स है, दोनों एक्सचेंज कारोबार वाली कंपनी है, एमसीएक्स और बीएसई। दोनों में अच्छे लॉन्ग एडिशन होते हुए दिख रहे हैं शुरुआती कारोबार में। बीएसई और एमसीएक्स को लेकर प्रदीप जी क्या राय है? देखिए ऑब्वियसली में ऑल टाइम हाई पे आसपास आ चुका है, ब्रेकआउट है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। आपको बहुत जल्दी ऑलमोस्ट 11,000 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। और बीएससी ऑलमोस्ट जिस टाइम पे 2200-2100 के आसपास आया था उस टाइम से लगातार हायर हाई मेंटेन करके ऊपर आ रहा है
और जिस तरीके का आप देखेंगे पार्टिसिपेशंस हो रहा है लोगों का इंडियन स्टॉक मार्केट पे, सो कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं मैं पॉजिटिव हूँ। स्पेशली BSE 2865 के आसपास का प्राइस है। हमें लगता है कि शॉर्ट टाइम में ही आपको यहाँ पे 3250 का लेवल आते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, BSE को होल्ड करने की सलाह। इंटरग्लोब एविएशन थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, करीब करीब 3.5% के आसपास की गिरावट अभी भी इसमें हालांकि है, लेकिन शुरुआत में करीब 6.25% ये शेयर टूट गया था। गौरांग सर, एक व्यू आपसे फिर से मैं इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पर लेना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, गौरांग सर थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो गए, फिर से अगर जुड़ते हैं तो उनसे इस पर रिव्यू लेंगे। लेकिन एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि क्या इंटरग्लोब एविएशन को अगर जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, क्या वो ऐसे देखें कि अब ये शेयर 800 रुपये सस्ता हो गया है, या फिर चूंकि देर सवेर ये चीज़ें देखिए उम्मीद करते हैं कि सुलझा ली जाएंगी, लेकिन ये कि हाँ प्राइस करेक्शन हो गया है। एक जो तनाव ये है कि जो गाइडलाइंस हैं, अभी थोड़ी मोहलत मिली है इनको फरवरी तक की, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि फिर से DGCA कहे कि नहीं इसका आप पालन कीजिए और इनको अपने स्टाफ बढ़ाने पड़ेंगे, तो शायद थोड़े से मार्जिन वगैरह पे फाइनेंशियल्स पे आए प्रेशर। ये समझना था, इसको आगे थोड़ा हम समझ लेंगे। लेकिन इटर्नल आप देखिए इस वक्त डे हाई पर है, करीब करीब 1.5% ऊपर। गौरांग सर, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर आपसे मैं व्यू लेना चाह रहा था कि क्या इसको ऐसे देखें कि 800 रुपये सस्ता हो गया है, या फिर एक नजरिया यह है कि अब DGCA कर्मचारियों के आराम को लेकर, यात्रियों की सेफ्टी को लेकर ज्यादा गंभीर है, तो इनको अपने एम्प्लॉइज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और शायद जाके इनके फाइनेंशियल्स पर असर डालें। क्या राय होगी आपकी सर इसको लेकर? देखिए अभिषेक भाई, खरीदारी की राय आज भी बरकरार है, लेकिन जैसे मैं टिप्पणी कर रहा था कि दिक्कत है, दिक्कत को सुलझने में समय लगेगा और शायद थोड़ा बहुत अर्जाना इसको नतीजों में है, क्योंकि जो रिफंड करने पड़े हैं और आने वाले, और अगर सरकार के तरफ से मुआवजा देने की बात आई तो मेरे ख्याल से दबाव और हो सकता है। लंबी अवधि का नजरिया है तो हमारी आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है इंटरग्लोब एविएशन के शेयर को लेकर। और थोड़े से ना वो निवेशक जो 5,900 5,800 के भाव पर जिन्होंने खरीदा होगा, थोड़े निराश होंगे क्योंकि शेयर फिर वहां से चला नहीं था, एक रेंज में फंस के रह गया था। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का अगर निवेश है तो फिर आपको थोड़ा सा धैर्य और दिखाना पड़ेगा इस शेयर में। गौरांग सर, थैंक यू सो मच आज हमें समय देने के लिए और तमाम हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। शिवांगी, एक राय आपसे जरा पॉलिसी बाजार के शेयर पर चाहिए। स्ट्रेंथ आज के सत्र में हम देख रहे हैं, थोड़ी शांत शुरुआत के बाद पिकअप करने की कोशिश ये कर रहा है पॉलिसी बाजार। बढ़िया रफ्तार रही है अगर पिछले हफ्ते 10 दिन की बात करें तो PB फिनटेक में। क्या राय होगी आपकी, ये अपमूव कंटिन्यू होगा यहां से? जी अभिषेक, पॉलिसी बाजार में हमने देखा है पिछले 6 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर लोज बने हैं और इनफैक्ट हमने देखा है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस में भी इसने एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी बेस फॉर्मेशन बनाई अराउंड अबाउट 1630 के लेवल 1650 के लेवल्स पर, और उसके बाद एक अच्छी यहाँ पे अपमूव हमने देखी है पिछले 3 महीनों में। ऑफ कोर्स थोड़ा स्लो एंड स्टेडी है, मोमेंटम हल्का मिसिंग है, बट ओवरऑल स्टॉक काफी पॉजिटिव है और ग्रेजुअल मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस लगेगा, बट ये स्टॉक में 2000 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 1875 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करें। ओके, तो PB फिनटेक को लेकर ये राय है। अशोका बिल्डकॉन, एक ऑर्डर की भी खबर आ रही थी, उस खबर से देखिए आज अशोका बिल्डकॉन में अच्छी तेजी है, 5% से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। प्रदीप जी, अशोका बिल्डकॉन को लेकर क्या राय है? ऑब्वियसली एक लोअर टाइम फ्रेम से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और हमें लगता है कि ये जो मूव है कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। 178 180 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, वहां तक जाने का हाई पोटेंशियल है। वहां पे जाने के बाद थोड़ा बहुत रुक सकता है स्टॉक, लेकिन 180 क्रॉस होने के बाद आपको 200 तक भी जाता हुआ दिखाई देंगे। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का ही सलाह रहेगा विद ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 152 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह अशोका बिल्डकॉन को लेकर है। एक और स्टॉक है शिवांगी जी, टाटा इन्वेस्टमेंट। आज यहाँ भी काफी अच्छी तेजी है, करीब 5% की तेजी यहाँ भी दिख रही है। टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या राय है मैम? जी टाटा इन्वेस्टमेंट
कि अगर हम यहाँ पे स्टॉक को टेक्निकली देखें तो यहाँ पे कैपिटल इरोजन काफ़ी हुआ है। लगातार पिछले 2 महीनों से ये स्टॉक गिरावट में रहा है और अपने प्रीवियस हाई गेन्स को पूरे वाइप ऑफ करते हुए नज़र आया ये स्टॉक। ऑफ कोर्स आज अच्छी खासी रिकवरी है, पिछले 2-3 सेशंस के लॉसेस को रीकूप करते हुए दिख रहा है, जैसे ये स्टॉक 5% से ऊपर है। बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक थोड़ा लैकलस्टर मूव पे है और मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा इसको स्टेबलाइज होने दें, फिर हम इसमें एंट्री करें। ओके, आईटीआई में भी आज काफी अच्छा एक्शन दिख रहा है। आईटीआई 4% के आसपास की तेजी यहां पर भी है। आईटीआई को लेकर प्रदीप जी क्या राय है? देखिए, जिनके पोजीशन है होल्ड करने का ही सलाह होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एक मोमेंटम आज आया है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे वीकली चार्ट में एक कंसोलिडेशन नैरो रेंज के अंदर फंसा हुआ है बहुत टाइम पे। जब तक ये 325 ब्रेक नहीं करेगा ना, यहाँ पे क्लियर कट मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो 325 ब्रेक करना स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल रहेगा। जिनके पास पोजीशन है आप 298 297 एक सपोर्ट जोन है, वहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहने का सलाह होगा। और स्टॉक बहुत बार 265 360 से लेके 365 के आसपास ना स्टॉक नीचे जो है ऊपर में एक रेसिस्टेंस लिया है। तो हमें लगता है कि 325 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टॉक में अगर 325 क्रॉस करता है तो उस केस में एक बार आपको 365 भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने बहुत बार ऊपर से नीचे आया है। नहीं, बीटा काफ़ी हाई है आईटीआई का, और हम काफ़ी भारी उठापटक देखते हैं। और सरकारी कंपनी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की ऑर्डर वगैरह की खबर आती है तो शेयर चढ़ता है। और कई बार हमने देखा है कि बैक टू बैक 5% के सर्किट इसमें लगे रहते हैं, बट गिरावट होती है तो फिर उसी तरह हिसाब से ये गिरता भी है। तो आईटीआई को लेकर ये व्यू है। इंटरग्लोब थोड़ा सा संभलने की कोशिश करता हुआ हमने देखा कि 5,200 रुपये के ऊपर इसका भाव लौट के आया। भी फिलहाल 3.5% के आसपास की गिरावट है। एक शेयर जो थोड़ा सा ना रिवर्सल आज हम देख रहे हैं वो है हीरो मोटो। हालांकि जो पॉलिसी रही आरबीआई की वो तो पॉजिटिव रही है ऑटो कंपनीज के लिए, और तमाम शेयरों में हमने तेजी देखी भी। लेकिन एक शांत हमने क्लोजिंग देखी थी शुक्रवार के सत्र में भी, और आज ऐसा लग रहा है कि ये शेयर थोड़ा सा नीचे आने के लिए तैयार है। 6,235 का स्तर, करीब 2% नीचे हीरो मोटो दिखाई देगा। शिवांगी जी, हीरो मोटो क्या आपको और नरम यहां से दिखाई दे रहा है? क्या करना चाहिए? जी, बाजार में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। थोड़ा मूड एंड माहौल हम देख रहे हैं कि हायर जोन्स पे एक कंसोलिडेटिव मोड में भी जा रहे हैं अच्छे स्टॉक्स। हीरो मोटोकॉर्प अगर हम देखें तो पिछले मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पिछले 9 महीनों से कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन किया है। इनफैक्ट इसमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है अगर हम इसका मंथली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो। ओवरऑल काफी स्ट्रेंथ दिखाया है इसने पूरे ऑटो स्पेस में। आज हालांकि थोड़ी सी नरमी जरूर है, बट ओवरऑल इसका लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और मेरी राय रहेगी कि हम इसको एक पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह टिप्स में अक्यूमुलेट करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प पोर्टफोलियो वाला स्टॉक होना चाहिए। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो रफ्तार रही हीरो मोटो की और जिस तरह की कंपनी के प्लान रहे हैं, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और क्या जो फ्यूचर है वो भी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। और उसके चलते हमने देखा कि करीब 2,000 रुपए की ऑलमोस्ट वन साइडेड रैली हीरो मोटो के शेयर में बनी और ये शेयर पहुंचा था रिकॉर्ड हाइस पर। आरबीआई की पॉलिसी का इंपैक्ट आज भी हमें देख रहे हैं सिलेक्टिव बाजार में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे कैनफिन होम्स करीब 3% ऊपर है, शुक्रवार को भी चला था। एमएस फाइनेंशियल में आज के सत्र में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो कुछ कुछ शेयर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी हो रही है। एक शेयर संभलने की प्रक्रिया में है। प्रदीप जी, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इसका जरा चार्ट रेडी रखिए, अपनी एनालिसिस रेडी रखिए डिक्सन को लेकर। क्या डिक्सन संभल गया? क्योंकि हमने काफी बड़ा क्रैक देखा है तमाम ईएमएस कंपनीज में, चाहे वो केन्स हो, डिक्सन हो, अंबर हो, सारे के सारे टूट रहे थे। डिक्सन आज के सत्र में ऊपर है और जो शुक्रवार की थोड़ी सी गेंस है उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके पहले जरा एक एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, उनकी कॉल्स लेते हैं कि बाजार में वो कहां पर बुलिश है। हमारे साथ जुड़ गए हैं रूपक डे। रूपक जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स ओपनिंग के लिए क्या होंगी आज? गुड मॉर्निंग
तो मेरा दो लॉन्ग साइड में कॉल रहेगा। एक तो रहेगा एबी कैपिटल, स्ट्रॉन्ग लग रहा है डेली, वीकली, मंथली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे देखें तो रिसेंट एक कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया और आज भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है सो फार। तो मुझे लगता है यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है। स्टॉक में बाय की सलाह रहेगी अराउंड करंट लेवल फॉर टारगेट ऑफ 380, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 348 पे। दूसरा कॉल रहेगा पॉलिसी बाजार। ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, दो ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम। मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉक को बाय करना चाहिए अराउंड 1940 जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, पर टारगेट ऑफ 2000 प्लस, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1840 पे। ठीक है, पॉलिसी बाजार की भी हम चर्चा कर रहे थे और इस पर रूपक जी का भरोसा है। पीबी फिनटेक 2000 रुपए के टारगेट इसके लिए, और एबी कैपिटल थोड़ी सी नरम शुरुआत हुई है, लेकिन आप 348 के स्टॉप लॉस के साथ एबी कैपिटल को भी खरीदिए 380 रुपए के टारगेट के लिए। तो पीबी फिनटेक और एबी कैपिटल, ये दो शेयर होंगे रूपक जी के। प्रदीप जी बताइए, डिक्सन में क्या करना है? क्या डिक्सन अब यहां से चलने के लिए तैयार है? नियर टर्म का जो बॉटम था, क्या वो बन गया? अब ये नहीं गिरेगा और शेयर? ऑब्वियसली देखिए, बहुत एक प्रोमिनेंट स्टॉक रहा है। इनफैक्ट आईपीओ के बाद लगातार लोगों को रिटर्न दिया है, बहुत बढ़िया। एंड लगातार एक हायर हाइट मेंटेन भी कर रहा था। रिसेंटली एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था चार्ट में। डबल टॉप फॉर्मेशन होने के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया, लेकिन एक सपोर्ट है, ऑलमोस्ट 12,800 से लेके 13,200-300 तक। हमें लगता है कि इसमें 80% करेक्शन जो है ना, वो ऑलरेडी हो गया है। नीचे आने का ज्यादा जगह बचा नहीं है। ऑब्वियसली जिनके पास है तो आप बने रहिए, और अभी से ही बाय करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें लगता नहीं कि और ज्यादा नीचे आएगा स्टॉक। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितना शॉर्ट टाइम करेक्शंस, प्राइस करेक्शंस दोनों कंप्लीट हो चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो अभी हायर टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि एक बार 16,500 17,000 फिर से जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी 13,955 के आसपास का प्राइस है। बिल्कुल बाय करने का सलाह रहेगा स्टॉक को। ओके, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में बाई करने की सलाह प्रदीप जी की तरफ से है। एक और स्टॉक है जो आज काफ़ी तेज है, SPML इंफ्रा। कंपनी को ऑर्डर मिला है राजस्थान सरकार से, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से 207 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जॉइंट वेंचर को मिला है। उनके जो जॉइंट वेंचर कंपनी है श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट, उनके साथ मिलकर ये ऑर्डर मिले हैं। और आज देखिए क्या तेजी है, 8% से ज़्यादा, 9% के आसपास की। एक राय शिवांगी जी आपकी SPML इंफ्रा को लेकर? जी, इस स्टॉक की अगर हम यहाँ बात करें, टेक्निकली हमने देखा है कि इस पूरे स्पेस में एक अच्छी ट्रिगर पॉइंट तो पिछले हफ्ते देखने को मिली थी, बट ये स्टॉक जो है लगातार पिछले 4 महीनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नजर आया है। एंड हमने देखा है कि 185 के आसपास एक सपोर्ट लेते हुए देखा है ये स्टॉक, बट ओवरऑल ये स्टॉक जो है काफी डाउन ट्रेंड में रहा है। आज ऑफ कोर्स प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और गैप अप के बाद होल्ड भी कर रहा है ये स्टॉक, बट फिलहाल लॉन्गर टाइम फ्रेम अभी इसका इंटैक्ट है टू स्लाइटली कंसोलिडेटिव फेज हो सकता है यहाँ पे। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें ऐसे स्टॉक्स में वेट एंड वॉच करने की सलाह यहाँ पर शिवांगी जी की तरफ से आ रही है। आज बजाज ट्विंस, बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व दोनों कमजोर दिख रहे हैं। दोनों में 1% के आसपास की गिरावट दिख रही है। क्या राय है रूपक जी, आप बताएं बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व दोनों पर? जी, सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। स्टॉक एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। RSI जो डेली चार्ट में है वो एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया। मोमेंटम सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से सिग्निफिकेंट रैली आना चाहिए। हालांकि आज के दिन थोड़ा सॉफ्टनेस दिख रहा है प्राइस में, बट शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। 1100 के ऊपर जाना चाहिए और नीचे 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा, अगर बजाज फिनसर्व की बात करें तो जी, बजाज फिनसर्व का चार्ट मोरलेस सेम ही है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, हालांकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के अंदर है, नॉट मोरलेस सेम।
तो कंसोलिडेशन हाई है 2120 के ऊपर बजाज स्टील साहब को एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ब्रेकआउट देने के बाद एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है, 2250 तक जा सकता है ऊपर। फिलहाल एक स्टॉप लॉस रहेगा 2030 का स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, या बाय ऑन टिप्स कर सकते हो। अपसाइड में 2120 के ऊपर सस्टेन करता है तो 2250 तक जा सकता है। ठीक है, 2250 तक बजाज फिनसर्व का शेयर भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। आज मेटल में हम देख रहे हैं कि बाइंग है, हालांकि वो सिलेक्टिव है। आप देखेंगे हिंडाल्को करीब 1% ऊपर है, नाल्को के शेयर में भी आपको तेजी दिखाई देगी। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर का शेयर हम देख रहे हैं कि आज फिर से मजबूती के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। शिवांगी जी, कोई मेटल का शेयर जो आपके रडार पर आया हो और जहां पर ट्रेड बन सकते हो इस लेवल से? जी बिल्कुल, आपने नाल्को की ज़िक्र की। ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड हमने देखा है कि इस स्टॉक में लगातार काफ़ी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली पिछले 4 महीनों से, और अपना एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जो 260 के आसपास था, वो अब सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। तो क्लियर यहाँ पे रोल रिवर्सल भी देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल नाल्को में मेरी राय रहेगी कि हम मौके ढूँढे 270 के एक सपोर्ट को बनाते हुए, और 285 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए इसमें ज़रूर नज़र रखें। ठीक है, 285 285 का टारगेट होगा नाल्को के लिए, उस पर आप नजर रखिए। हिंडाल्को नहीं, हिंडाल्को में तो तेजी है, नाल्को का शेयर लेकर आइए, उसके लिए ये व्यू है। 270 रुपए का स्टॉप लॉस, 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, करीब 10 रुपए ऊपर का, 11 रुपए ऊपर का आपको टारगेट मिल रहा है शिवांगी की तरफ से। शिवांगी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला हमारे लिए और तमाम शेयरों पर आपने अपनी बेशकीमती राय दी और हमारे दर्शकों की आपने मदद की। थैंक यू सो मच। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं शिवांगी की जगह। कुणाल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन हाउस एक्सपर्ट। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। बाजार की शुरुआत थोड़ी नरम हुई है और नरमी के बाद हम देख रहे हैं कि पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि निफ्टी बैंक इस वक्त है करीब करीब 225 अंक नीचे, निफ्टी है 65 अंक नीचे, और जो डिक्लाइंस वाले जो शेयर हैं उनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है। आप जरा बताइए कि आपने किस साइड का ट्रेड स्पॉट किया है और कहां पैसे बन जाएंगे? धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। तो हाँ, मेरा मानना है कि आई थिंक मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ी सी वीकनेस हम कहेंगे, सॉफ्ट स्टार्ट हम कहेंगे इंडाइसेस में हम देख रहे हैं। बट ये देखना पड़ेगा कि अगर हम की लेवल्स को ब्रेक कर पा रहे हैं या नहीं। डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स पे जो है 26,000 स्पॉट लेवल्स पे मेरा मानना है कि एक निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,250 एक क्रिटिकल एंड क्रूशल शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। दोनों ही लेवल्स फिलहाल तो मार्केट्स होल्ड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि मार्केट्स इस सॉफ्ट स्टार्ट को एब्जॉर्ब कर जाए और सेकेंड हाफ थोड़ा सा रिकवरी या बेटर हो मार्केट्स के लिए। ओपनिंग ट्रेड्स वाइज मैं यहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स सजेस्ट करूँगा। पहला इनफैक्ट रहेगा IDFC फर्स्ट बैंक पर, जो मेरा मानना है कि एक ब्रेकआउट की कगार पे वापस आ चुका है। 81-82 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और बार बार हम देख रहे हैं कि स्टॉक की स्ट्रेंथ दिखा रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर भी। तो मेरा मानना है कि एक इंटरेस्टिंग पिक बन सकता है शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स में। बाय के लिए सजेस्ट करूंगा IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स 88 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 78 का। और सेकंड रहेगा बाय संवादा मदरसन पे, जो मेरा मानना है कि 116-117 की जो रेंज है, उस रेंज के अनुमान से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ दिखा रहा है। करंट लेवल से मैं सजेस्ट करूंगा टारगेट 123 का और स्टॉप लॉस 113 का। ठीक है, समाधान मदरसन के लिए 113 का स्टॉप लॉस और IDFC फर्स्ट बैंक के लिए स्टॉप लॉस 78 का, टारगेट 88 रुपए का आपको लगा के चलना है। तो ये दो ट्रेड हो गए और दोनों के दोनों देखिए बाई साइड के ही शामिल। संवर्धन मदरसन इंडिया लिमिटेड, इसके लिए टारगेट 123 रुपए। एक और शेयर के बारे में जरा मैं आपसे प्रदीप जी व्यू लूंगा, और वो शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक है, RBI की पॉलिसी आई, दरें घटी, वैसे देखा जाए तो सपोर्टिव है ये NBFC के लिए, हाउसिंग फाइनेंस वाले स्टॉक्स के लिए, इनफैक्ट रियल एस्टेट के लिए भी। लेकिन इसमें हम कोई ज्यादा उत्साह देखा नहीं हमने। क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज और गिर सकता है? और किसी के पास अगर ये है शेयर तो आपके हिसाब से स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? क्योंकि अब धीरे धीरे करके 2000 रुपए के आसपास भाव हो गए इसके।
देखिए, मुझे लगता है कि एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक परफेक्ट एसटीबीटी कैंडिडेट है शॉर्ट करने के लिए। एंड जिस तरीके का चार्ट नीचे आ रहा है, एक बार करेंट जोन से भी 100 पॉइंट नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है। 1935 1940 के आसपास का एक सपोर्ट है। उससे पहले वीकली चार्ट में मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक बेस जोन रहेगा। जोन पे चाहो तो एक बार बाय ऑन डिप भी करके जा सकते हो, एवरेज भी करके आप जा सकते हो। लेकिन जिनके पास अभी है फिलहाल, मुझे लगता है कि 100 पॉइंट यहाँ से भी नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आप शॉर्ट भी करते हो तो इस हिसाब से एज ए ट्रेडर अगर आप शॉर्ट करके जाते हो तो आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 2075 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे 2010, उसके बाद रहेगा 1975 तक, तो इजीली आपको प्राइस मिल जाएंगे। लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट आपको बने रहना चाहिए और थोड़ा आपको नीचे दिखेंगे, उसके बाद आपको फिर से बाउंस बैक आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ से 100 रुपये की गिरावट कम से कम और आप यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट्स कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इन्वेस्टर है तो लंबी अवधि के निवेशक है तो आप गिरावट का वेट करें, फिर वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। हमने पिछले सत्र में देखा था फ्राइडे के दिन आरसीएफ और एनएफएल दोनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी थी और खबर थी कि यूरिया उत्पादन करेंगे रूस के साथ मिलकर और कुछ करार भी है इस दिशा में, और इस खबर के बाद ये दोनों चले थे। लेकिन आज दोनों कमज़ोर दिख रहे हैं। एनएफएल और आरसीएफ को लेकर कुणाल जी क्या राय है? तो दोनों ही स्टॉक्स अपने डाउन ट्रेंड में ही हैं। अगर हम लास्ट 6 महीने का भी चार्ट देखें तो एक कंसिस्टेंट लोअर हाइज लोअर लोज का पैटर्न बनाया है आरसीएफ और एनएफएल ने। मेरा मानना है कि जो बाउंस बैक हमने देखा था फ्राइडे को, उसके बाद जो आज सेलिंग देख रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि जो ट्रेंड है वो अभी भी कंसिस्टेंटली डाउन साइड पे है। ऐसे स्टॉक्स जनरली हम कहते हैं कि अगर जब ओवरसोल्ड हो जाते हैं, जहाँ पे इंडिकेटर्स बहुत डीपली नेगेटिव साइड पे आ जाता है, वहाँ पे कॉन्ट्रा बाइंग की जानी चाहिए। बट जैसे ही स्टॉक्स में बाउंस बैक आ जाता है, 5% से 7% के आसपास का एक बाउंस बैक आ जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन लाइट हो जाना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग की जानी चाहिए। तो फिलहाल करंट लेवल्स पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। बट हाँ, अगर ये स्टॉक्स हायर साइड पे आ जाए अपने रेंज के, तो मेरा मानना है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग की जानी चाहिए स्टॉक्स पर। ओके कुणाल जी, एक दो स्टॉक और है, बीईएल देखिए और एचएएल, ये दोनों भी आज के सत्र में कमजोरी दिख रहे हैं। इन दोनों को लेकर क्या राय है सर? तो मेरा व्यू इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स पे थोड़ा सा नेगेटिव है, बिकॉज मेरा मानना है कि जो डिफेंस इंडेक्स है वो थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड में या एक वीकनेस, स्लगिश वीकनेस दिखा रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे डिफेंस स्टॉक्स एक ग्राइंडिंग फेज में है, जहाँ पे हम कहते हैं कि स्लो एंड ग्रेजुअल मीन रिवर्शन हो रहा है काफ़ी सारे डिफेंस स्टॉक्स में। मेरा मानना है कि डिफेंस स्टॉक्स उस दौर पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा घाई नहीं करनी चाहिए ट्रेडर्स को। डिप्स को बाय मेरा अनुमान से आई थिंक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वेट करना चाहिए इन स्टॉक्स की बॉटम आउट फॉर्मेशन को, जो मेरा मानना है कि कुछ एक हफ्ते भी लग सकते हैं इस प्रोसेस को। तो मैं फर्दर करेक्शन एक्सपेक्ट करूँगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बाय साइड पे मैं फिलहाल ट्रेड इनिशिएट करूँगा। बट हाँ, अगर थोड़ा सा बाउंस बैक आ जाता है स्टॉक्स में इंट्राडे वाइज, तो हो सकता है कि एक फ्रेश शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है इन स्टॉक्स पर। ठीक है, एचएएल को लेकर ये व्यू, घाई ना कीजिए, ये मतलब बड़ा प्यारा शब्द है। ये मुंबई में आम बोलचाल की भाषा में आप इसको सुनेंगे और कुणाल जी वहीं के हैं तो गाए बगाए ऐसे शब्द निकल जाते हैं। यही तो आनंद है, यही खूबसूरती है हमारे देश की भी। लेकिन एक और शेयर जरा आप स्क्रीन पर लेकर आइए, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हमने ऊपरी स्तरों से प्रेशर देखा, थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से आज ढाक के 3-5 शेयर पर से गिर के वहीं आ गया, 267 रुपए का भाव। इस पर आपकी राय रूपक जी, पावर ग्रिड कब तक आप इसको संभलते हुए देख रहे हैं और इसका सपोर्ट लेवल क्या होगा आपके हिसाब से? स्टॉक के अंदर कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, थोड़ा लोअर टॉप बनाते हुए नीचे आ रहा है। हालांकि बहुत शार्प करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत स्लो करेक्शन करेक्टिव फेज में है। लास्ट 7-8 महीनों से करेक्शन हो रहा है स्टॉक के अंदर, और मुझे लगता है कि करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली एक बार एक ट्राई किए थे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना, बट फेल हुआ, रिजेक्शन मिला हायर लेवल पे। तो मुझे लगता है 260 की एक स्टॉप लॉस रहेगा, 260 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। ये टूटा पर एग्जिट लेना चाहिए, नहीं तो पोजीशन सिग्निफिकेंटली कम करना चाहिए। ठीक है, 260 टूटा तो एग्जिट ले लीजिए या फिर अपनी पोजीशन को काफी कम कर दीजिए। पावर ग्रिड के शेयर को लेकर ये व्यू, नंबर्स थोड़े से इसके कमजोर आए थे पावर ग्रिड के, और उसकी वजह ये भी थी कि थोड़ा सा ना इस बार हमने देखा था कि मानसून सीजन अच्छा रहा, अनसीजनल रेन्स भी रहे,
बिजली की ज़रूरतें थोड़ी कम हुई होगी, तमाम चीज़ें, और फाइनेंशियल्स भी थोड़े से वीक नज़र आए थे पावर ग्रिड के। 268 रुपये के आसपास के भाव फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं। जो कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स हैं, हम देख रहे हैं कि CDSL हो या फिर BSE हो, अपने गेंस को इन्होंने थोड़ा सा और बढ़ाया है। एक शेयर जिसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ा ना मूव अच्छा है, वो है निप्पॉन AMC का। जरा स्टॉक आप स्क्रीन पर लेकर आइए। शेयर करीब करीब 3% ऊपर दिखाई देगा इस वक्त। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, निप्पॉन, इसको स्टॉक लेकर आइए जरा। इस पर कुणाल जी आपका व्यू चाहिए, क्या राय होगी आपकी शेयर को लेकर? तो मेरा मानना है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स है। अगर हम मीडियम टर्म ट्रेंड्स पे भी अगर देखें तो रिसेंटली भी स्टॉक ने करीबन एक जो स्विंग हाई दिया था वो 950 940 के आसपास का था निप्पॉन लाइफ पे, और अभी शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि स्टॉक वापस एक सपोर्ट टेरिटरी पे आ गया है। 800-830 का जो सपोर्ट है या जो रेंज है, ये काफ़ी अच्छा रेंज बन सकता है जहाँ पे ट्रेडर्स अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि 800 और 830 का जो रेंज है, यहाँ पे अक्यूमुलेशन की सलाह दूंगा निप्पॉन लाइफ पे, और हायर साइड पे मेरा मानना है कि स्टॉक 880 से 900 के लेवल्स को भी रिटेस्ट कर सकता है। तो निप्पॉन लाइफ को लेकर ये राय है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट्स बन रहे हैं नए, इसमें बंधन बैंक भी, देखिए बंधन बैंक को लेकर कुणाल जी क्या राय है? तो आई थिंक काफ़ी वीक चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक को अगर हम लास्ट 1 ईयर 3 इयर्स के टाइम फ्रेम में भी देखें तो कंसिस्टेंटली स्टॉक ने लोअर हाइज लोअर लोज का पैटर्न बनाया है। इनफैक्ट करंट चार्ट्स पर भी ऐसे ही लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी वीक है। हालांकि मैं फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट नहीं करूंगा, यहाँ पे सेल कॉल इनिशिएट नहीं करूंगा, बिकॉज स्टॉक लास्ट 2-3 दिन में करीबन 7 से 8% का करेक्शन दे चुका है। तो हो सकता है कि एक इंट्राडे बाउंस बैक ये स्टॉक्स में आ जाए, बट हाँ ट्रेंड काफ़ी वीक है स्टॉक्स में, तो बाइंग के लिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। ओके, तो ट्रेंड वीक है, यहाँ से खरीदारी की राय नहीं है बंधन बैंक को लेकर। शुक्रिया कुणाल जी, आपने वक्त दिया, दर्शकों को गाइड किया। इटर्नल अब कमज़ोर हुआ है, हालांकि शुरुआती कारोबार में 1.5% तक की तेज़ी दिख रही थी। एक ब्लॉक डील भी हुई है, आधे % के आसपास का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने ये सौदे किए हैं, अपने शेयर्स को ऑफलोड किया है। प्रदीप जी, इटर्नल को लेकर शुरुआती तेज़ी अब गायब हो गई है, आधे % से ज़्यादा टूट गया है, क्या और ये गिर सकता है? क्या करना चाहिए इटर्नल में? देखिए, मैं शो के स्टार्टिंग में भी यही बोला था कि एक बार मुझे लगता है कि 278 280 के आसपास एक सपोर्ट है, तो इजीली वहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी फ्रेश बाय करने का कोई सलाह नहीं होगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स अगर आपके पास है तो डेफिनेटली होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश बाय करना चाहिए 278 280। यहाँ से भी ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 10 to 15 रुपीज नीचे आ सकता है इजीली। ओके, आज आईटी में वापस से खरीदारी है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि बाजार को आईटी से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। आज भी दिग्गज आईटी में देखिए, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, TCS सब में हल्की फुल्की तेजी, आधे से 1% के आसपास की, और पूरा इंडेक्स भी तेज है, जबकि बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए तो 1835 स्टॉक्स है जो कमज़ोर हैं, सिर्फ 800 स्टॉक है जहाँ पे तेज़ी दिख रही है। रूपक जी, आप बताइए आईटी शेयरों को लेकर क्या करना चाहिए? ये तेज़ी ठीक ठाक अब होने लगी है, पिछले हफ्ते से ये रैली एक्सटेंड हो रही है, अब इस जंक्चर पे आके क्या करें? आपकी कोई टॉपिक यहाँ पे? आईटी स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है, लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा बेहतर मिड कैप आईटी स्टॉक लग रहा था, और ओवरऑल आईटी पैक मुझे 39,500 से लेके to 40,000 तक आईटी इंडेक्स जा सकते हैं ऊपर, तो आईटी पैक में मैं बुलिश हूँ। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग दिख रहा है, जैसे हमने हमारे क्लाइंट को विप्रो रिकमेंड किया, हमें विप्रो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो डेली चार्ट पे 9 महीना का एक जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसका ब्रेकआउट आया है, सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख रहा है इस लेवल से, तो मुझे लगता है कि विप्रो में बाई की सलाह रहेगी, अराउंड करंट लेवल बाई कर सकते हो आप, और टारगेट ऑफ 276, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 247 का। 247 का स्टॉप लॉस और 276 का टारगेट आप यहाँ पर दे रहे हैं। शुक्रिया करें, उससे पहले एक ऑप्शंस का चैंपियन ले लेते हैं। हमारे साथ नीलेश जैन है सेंट्रम ब्रोकिंग से। नीलेश जी बताइए, शुरुआती कारोबार में ऑप्शंस में क्या आपने तलाशा है, क्या ढूंढ के लाए हैं?
गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मार्केट में ऊपरी स्तरों से दबाव जरूर देखने को मिल रहा है आज के सेशन में, बट कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। चोला फाइनेंस एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे काफी अच्छा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, और इतने वीक मार्केट में भी काउंटर एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, बढ़त के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1740 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी, जो फिलहाल 47-46 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस 42 का होगा। पहला टारगेट 58, दूसरा टारगेट 65 का होगा, और मार्केट की वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस छोटा सा दिया हुआ है, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से ऊपरी स्तर से एक शार्प सेलिंग हम देख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ये ऑप्शन को ट्रेड करेंगे। रिस्क होगा 4200 का, रिवॉर्ड होगा 9000 का। ओवरऑल चोला फाइनेंस की अंडरलाइन की बात करें तो अगर आज 1700 के ऊपर की क्लोज देखने को मिलती है, तो यहाँ पर 1780 से 1800 तक का आपको हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन के लिए खरीदारी करने की सलाह हो। ठीक है, चोला फाइनेंस को लेकर ये व्यू 1740 वाली कॉल खरीदनी है, 48 से 50 रुपए की भाव पर आपको मिल जाएगी ये। लक्ष्य 58 और 65, स्टॉप लॉस 42, अधिकतम मुनाफा 9000, अधिकतम नुकसान प्रति लॉट के हिसाब से 4200 अगर आपकी कॉल सही नहीं पड़ी तो। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का अगर आप शेयर देखेंगे तो कैश में करीब आधा % ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये रिस्क डिस्क्लोजर हमेशा याद रखिए, या ऐसा हो कि फोटो खींच के आप रख लीजिए और इसको अच्छे से विस्तार से पढ़ लीजिए कि सीबी क्या कहता है, मार्केट रेगुलेटर क्यों रिटेल जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो निवेशक हैं उनको एफएनओ को लेकर आगाह करता है समय समय पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और शेयर आज हम देखेंगे कि थोड़ा सा ना नरमी का शिकार हो रहा है, और इसमें जो गिरावट है वो करीब करीब 2% के आसपास का है। एमएनएम फाइनेंशियल का स्टॉक आप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। हालांकि बढ़िया से चला हुआ स्टॉक है ये, और हमने देखा था कि शुक्रवार को भी इसमें तेजी बनी थी, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा ना क्रैक थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे याद है कि रिपोर्ट भी आई थी इस पर नोमुरा की। नोमुरा ने तो बाकायदा इसको अपग्रेड किया था और डिसेंट अपसाइड की उम्मीद जताई थी शेयर को लेकर, लेकिन आज इसमें नरमी। रूपक, ये नरमी क्या एंट्री का मौका है जिनसे पिछली रैली में ये शेयर छूट गया हो, या थोड़ा सा और वेट करेंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है एंट्री का, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट या मिड टर्म चार्ट देखें तो बहुत बढ़िया चार्ट सेटअप है, और रिसेंटली ब्रेकआउट भी दिया था। ब्रेकआउट के बाद एक बार रिटेस्ट चल रहा है स्टॉक का, तो 344 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 344 नहीं टूटा तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का चांसेस है। बाय ऑन टिप्स कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 44। अपसाइड में मुझे लगता है नया हाई बन सकता है स्टॉक के अंदर, 400 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 400 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं मैंने फाइनेंशियल को लेकर। पीवीआर आइनॉक्स का जरा शेयर लेकर आइए। आज तो हम तेजी इसमें थोड़ी देख रहे हैं, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो काफी जिगजैग लाइन आपको दिखाई देगी अगर आप महीने भर या फिर 2 महीने के भी टाइम फ्रेम में देखेंगे। थोड़ा वोलेटाइल ये रहा है, 1100 रुपए के ऊपर आज फिर से लौटा है। पिछले 2 सत्र में थोड़ी नरमी आ रही थी और आज वापस इसे बाइंग हुई है। आप ईएसके चार्ट देखिए कैसे ये उतार चढ़ाव इसमें लगातार हुआ है। प्रदीप जी, कोई ट्रेड इसमें बन रहा है या फिर पीवीआर को अवॉइड कर दें? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि अभी भी इसको वॉच करना चाहिए, क्योंकि लगातार एक डाउन ट्रेंड में ही था, एक कंसोलिडेशन रेंज पे ही है मोटा मोटा। सो एक मोमेंटम आ सकता है ऑलमोस्ट 1185 1170 तक, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। कंफर्मेशन मिलेगा पूरा 1210 के ऊपर, 1210 के ऊपर क्लोजिंग होने पे स्टॉक मोटा मोटा आपको 1550 तक लेके जा सकता है, लेकिन अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर किसी के पास है, आप एक बार स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे 1070 बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, फ्रेश बाइंग नहीं करी, वॉच कर सकते हैं, लेकिन वॉच भी क्यों करना, शेयरों की भरमार है बाजार में। कुछ और शेयर जरा चेक करते हैं। एक बार जरा एमसीएक्स लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो भी एक्सचेंज या फिर कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं आज बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और एमसीएक्स ने शायद आज अपना नया हाई भी बनाया है। जी हाँ, 10,516 का आज इसने नया हाई बना दिया है एमसीएक्स ने, और नया हाई बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया है। रूपक जी, इसको लेकर व्यू आपका, एमसीएक्स में आपको क्या लगता है कि गेंस अभी यहां से और होंगे आगे, या फिर जिन्होंने पैसे बना लिए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि तो ईयर टू डेट करीब करीब 65% का जबरदस्त रिटर्न इस शेयर ने दिया है, क्या और पैसे बनेंगे?
जी, मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म होल्ड है वो होल्ड रख सकते हैं और डिप में ऐड भी कर सकते हो। एमसीएक्स और बीएसई दोनों ही मुझे सेक्युलर अप ट्रेंड में चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। और वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैं बताना चाहूंगा 10,200 के एक स्टॉप लॉस रखना होगा। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। हायर एंड पे 10,700 तक जा सकता है, 11,000 भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, तो ये राय है एमसीएक्स को लेकर। शुक्रिया करेंगे इसी नोट पर आप दोनों मेहमानों का, रूपक आपका और साथ ही प्रदीप जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दे 10 सेकंड में प्रदीप जी। देखिए, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कुछ कॉल्स हो सकता है, हमने क्लाइंटों को भी दिया है, हमारे पास नहीं है। ओके, रूपक जी आप भी डिस्क्लेमर दे दे 10 सेकंड में सर। जी, इसमें तो जो स्टॉक हमने डिस्कस किया वो हमने कुछ स्टॉक अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन चलिए हम बढ़ते हैं आगे और अब शुरुआत कर लेते हैं मार्केट एट 10 की। हफ्ते के पहले दिन बाजार में ऊपरी स्तरों पर दिख रहा है दबाव। निफ्टी करीब 100 अंक फिसलकर 26,090 के करीब, वहीं बैंक निफ्टी करीब 250 अंक